राधे 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 राधे, हरे कृष्णा। आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू डूइंग? राधे राधे, हरे कृष्णा। या द स्काई इज रियली ब्यूटीफुल, यस। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे 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 राधे, हरे हरे कृष्णा। ओके, सो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो वी हैव टू डिसाइड अ टॉपिक एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हम लोग आज काम भाव पर बात करते हैं। हम लोग 3 7 11 पर बात करते हैं, जैसे कि अर्थ त्रिकोण, धर्म त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण जो होते हैं। तो आज त्रिकोण के बारे में बात करते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ रिसर्च शेयर करना चाहूँगा। और ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बट कई बार हम इन्हें डिकोड नहीं कर पाते। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम चीज़ों को जिस नज़रिए से एस्ट्रोलॉजी के अंदर देखते हैं, उसके अंदर एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बनाकर चलें। क्योंकि जब हमें दुख आता है, जब भी जीवन के अंदर दुख आता है, तो इंसान सोचता है कहीं ना कहीं कि ये दुख मुझे क्यों आ रहा है। तो जब आपको रीज़न पता पड़ जाए कि ये दुख मुझे क्यों आ रहा है, तब उस दुख को झेलना कहीं ना कहीं ईजी हो जाता है। और जब आपको पता होता है कि ये सुख मुझे क्यों आ रहा है, तो आपको घमंड नहीं आता। क्योंकि दोनों ही चीज़ें बैलेंस के अंदर चलती है। जब इंसान बहुत दुखी होता है, तब इंसान समझता है कि यार मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे को ये दुख क्यों आ रहा है। बट अगर उसे पता लग जाए कि यार मैंने ऐसे कोई कर्म किए थे हमारे पिछले जन्म के अंदर, और इसी वजह से मुझे दुख आ रहा है, तो आप देखेंगे कि इन सभी चीज़ों के अंदर जो दुख होता है वो झेलने की कैपेसिटी आ जाती है। देखिए, जब आप दुख को कम नहीं कर सकते, तो झेलने की कैपेसिटी आपको कहीं ना कहीं बढ़ानी होती है। पहली बात तो ये। दूसरा, आप देखेंगे कभी सुख आ रहा है, आपको बहुत अच्छा कुछ तो फील हो रहा है, बहुत सुख आ रहा है, तो कई बार क्या होता है, फेम मिलने की वजह से, रिकग्निशन मिलने की वजह से, पैसा मिलने की वजह से वो सर पे चढ़ जाता है। और उसको पता नहीं होता इंसान को कि ये कहीं ना कहीं मैं, मेरे पुण्य के कर्म जो हैं, जो पिछले जन्म से मुझे आए हैं, उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं मैं इन चीज़ों को झेल रहा हूँ, या इन ये चीज़ें मुझे आ रही हैं। और उन चीज़ों को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब हम टॉपिक से शुरुआत करेंगे कि किस तरीके से कुंडली के अंदर फाइंड आउट करते हैं कि हमारे कर्म क्या है, और किस तरीके से हम कर्म की स्थिति को भोगते हैं हमारे जीवन के अंदर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लीज़ आप क्वेश्चंस मत पूछिएगा अभी, राइट। एंड आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप हॉरोस्कोप के अंदर इस चीज़ को डिकोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे काम भाव को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे काम भाव का मतलब क्या होता है। काम का मतलब होता है कामना। कामना का मतलब होता है आपकी इच्छा, आपकी डिजायर, आपकी क्या इच्छा है और आपकी क्या डिजायर है, आप यहाँ पर क्या डिजायर लेकर आए हो। इंसान मोस्टली गलतियां जो अपने जीवन के अंदर करता है, वो अपनी डिजायर की वजह से करता है। कोई डिजायर फुलफिल ना होने की वजह से गलत कदम उठाना, पूरे टाइम किसी चीज के पीछे भागते रहना, कुछ लोगों की उम्र इसमें बीत जाती है। और कुछ लोग होते हैं जिनकी डिजायर बहुत ईजिली फुलफिल हो जाती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और उनकी सारी डिज़ायर फुलफिल हो जाती है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी डिज़ायर के लिए जीवन भर मेहनत करते होते हैं, बट उनकी कभी डिज़ायर कंप्लीट नहीं हो पाती, उनकी डिज़ायर कभी फुलफिल नहीं हो पाती। ये सभी की सभी चीज़ें आप कुंडली के अंदर काम त्रिकोण से देखते हो। अब काम का जो त्रिकोण होता है, वो होता है आपका तीसरा भाव, आपका सप्तम भाव और आपका 11वां भाव। ये आपकी कुंडली के अंदर आपकी काम को बताते हैं, आपकी इच्छाओं को बताते हैं, और आपकी कितनी इच्छाएं पूरी हो पाएंगी, ये भी आप इन्हीं भावों से देखते हो। जो आपका तीसरा भाव होता है ना, वो आपके सब कॉन्शियस माइंड का होता है। आपका सप्तम भाव जो होता है, वो होता है कि आप किस तरीके से लोगों को ट्रीट कर रहे हो। और 11वां भाव होता है, वो बताता है कि आपको मासिस से कितना रिकग्निशन मिल पाएगा, मासिस में लोग आपको कितना ज़्यादा समझ पाएंगे, और किस तरीके से आप काम करेंगे, राइट। ये तीनों भाव आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं होती है वो कहीं ना कहीं आउटर वर्ल्ड से ही रिलेटेड होती है। हमारी इच्छाएं कभी किसी की ऐसी इच्छा कभी नहीं होती कि मुझे मोक्ष की तरफ जाना है। अगर वैसी इच्छाएं होती है, तो आप देखेंगे कि वो इच्छा दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पर हम प्योरली काम की बात कर रहे हैं, प्योरली डिजायर की बात कर रहे हैं कि डिजायर क्या होता है, किस तरीके से इंसान अपने डिजायर को फुलफिल करे। अब आप देखिए कि आपके कुंडली के अंदर जो भी प्लैनेट्स आपके तीसरे भाव के अंदर बैठे होते हैं, सप्तम भाव के अंदर बैठे हुए होते हैं, और 11वें भाव के अंदर बैठे हुए होते हैं, ये सभी प्लैनेट आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये सभी प्लैनेट आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और ये एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, और आपकी इच्छाएं आपको यहीं से पता चलती हैं। सप्तम भाव कुंडली के अंदर सबसे बली इच्छा को रिप्रेजेंट करता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। आप देखेंगे इन सभी चीजों के अंदर जरूर आप एक चीज पाएंगे कि हर एक के अंदर एक एक आपको केंद्र देखने मिलेगा। तो काम का जो सबसे बड़ा केंद्र होता है, वो आपका सप्तम भाव होता है। इंसान की सबसे बड़ी कामना ये होती है कि मुझे कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए, मुझे कोई अच्छा साथी मिल जाए, मुझे कोई अच्छा पार्टनरशिप के लिए कोई बंदा अच्छा मिल जाए, जिसके वजह से जिसके साथ मैं जीवन अच्छा स्पेंड कर सकूं, राइट। सबसे बड़ी काम वही होती है, सबसे बड़ी इच्छा ही इंसान की वो होती है, राइट। और ये केंद्रों के अंदर भी आ गई, तो आपकी एक काम की जो इच्छा है, आपकी एक जो इच्छा है वो केंद्रों के अंदर आ गई, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके जीवन का क्रम बदलता है, क्योंकि
वन 4 7 एंड 10, 1 4 7 एंड 10 जो होते हैं ये आपके स्तंभों को रिप्रेजेंट करता है, और एक स्तंभ आपकी इच्छा के अंदर आ गया, ये सबसे बड़ी इच्छा हो गई आपकी। अब आप देखेंगे कि आपकी कुंडली के अंदर तीसरे भाव के अंदर जो भी ग्रह आकर बैठेगा, सप्तम भाव के अंदर जो भी ग्रह आकर बैठेगा, 11वें भाव के अंदर जो भी ग्रह आकर बैठेगा, अगर आप गौर से इन चीजों को देखने की कोशिश करें तो आपकी इच्छाएं इन पर्टिकुलर चीजों से रिलेटेड होंगी। अगर ये प्लैनेट पॉजिटिव तरीके से बैठे हुए हैं, स्वराशि बैठे हैं, मूल त्रिकोण उच्च के अच्छी स्थिति के अंदर अगर ये ग्रह बैठे हुए हैं, तो आप देखेंगे ये ग्रह आपको बहुत फायदा देंगे, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी इस पर्टिकुलर दशा अंतरदशा के अंदर। ठीक है, इस पर्टिकुलर दशा अंतरदशा गोचर के अंदर, इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के अंदर आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। जिस भाव का मालिक आपकी कुंडली के 3 7 और 11 के अंदर आकर बैठता है, आपकी उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, कुंडली के अंदर किसी के शुक्र राहु आकर बैठ गए हैं और सप्तम भाव का मालिक 11वें से जाकर कनेक्ट हो गया है, तो आप ऐसे इंसान को बोल सकते हो कि भाई तेरी लव मैरिज होगी। शुक्र और राहु का संबंध जो है वो बता रहा है कि इसको लव मैरिज करनी है, बट होगी या नहीं होगी वो भाव बताता है। ऑलवेज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो कुंडली के अंदर आपका भाव होता है वो आपकी डिजायर को बताता है, और भावेश जो होता है वो आपकी पर्सनालिटी को, वो व्यक्ति को बताता है। भाव जो होता है वो डिजायर को बताता है, और भावेश जो होता है व्यक्ति को बताता है। ऑलवेज ये एक रूल लिख लीजिए आप कहीं ना कहीं अपनी बुक के अंदर, भाव मतलब हाउसेज, हाउसेज विल ऑलवेज शो व्हाट द डिजायर इज ऑल अबाउट, एंड द हाउस लॉर्ड विल ऑलवेज शो दैट व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, वो व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। सप्तम भाव का मालिक 11वें के अंदर आकर बैठ गया, कुंडली में शुक्र राहु की होती है, ऐसा इंसान आकर अगर बोलता है कि यार मेरे फादर नहीं मान रहे हैं शादी के लिए, और क्योंकि लड़की दूसरे कास्ट की है, लड़का दूसरा कास्ट का है, तो ऐसे ऐसे जगह पर आपको बोलना चाहिए, क्योंकि दोनों काम के भाव जो हैं एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, तो शादी से रिलेटेड इच्छा पूर्ति होगी। फादर भले ही ना मान रहे हो पर तो भी इच्छा पूर्ति होगी। कहीं ना कोई ऐसा पॉइंट आएगा जब आपके फादर मानेंगे और आपकी इच्छाओं की पूर्ति आपको देखने मिलेगी ही मिलेगी। आपकी जो इच्छाएं होती हैं, आपकी जो आकांक्षाएं होती हैं, आपकी जो इच्छाएं होती हैं, आपकी जो आकांक्षाएं होती हैं, वो आप देखते हैं तीसरे भाव से, सप्तम भाव से, 11वें भाव से। जितने प्लैनेट्स इंसान के तीसरे और 11वें भाव के अंदर होते हैं उसकी उतनी इच्छाएं बहुत ज्यादा बली होती हैं। अब वो इच्छाएं कौन से हाउसेस से रिलेटेड हैं, कौन से प्लैनेट से रिलेटेड है, कितनी बेनिफिक तरीके से रिलेटेड है, कितनी मेलिफिक तरीके से रिलेटेड है, ये सारी की सारी चीजें देखकर पता चलता है कि इसकी इच्छाएं पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। अगर कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर, तीसरे भाव के अंदर, 11वें भाव के अंदर मेलिफिक स्थिति के अंदर प्लैनेट्स आकर अगर बैठ जाते हैं, मेलिफिक स्थिति के अंदर अगर प्लैनेट आकर बैठ जाते हैं, तो ये इंसान को बहुत इच्छाएं देते हैं, बट इंसान की इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती। इच्छा पूर्ति के लिए हासिल करना पड़ता है। नवांश के अगर ये प्लैनेट की सिचुएशन अगर खराब हो जाती है, तो आप देखेंगे कि इच्छा तो बहुत है कुछ करने की, बट इच्छा पूरी नहीं हो पा रही। इच्छा क्यों पूरी नहीं हो पा रही? क्योंकि प्लैनेट की स्थिति मेलिफिक है, और जब प्लैनेट मेलिफिक हो जाता है तो वो इच्छाएं तो बढ़ाएगा बट इच्छा की पूर्ति नहीं, तो ये आपके दुख का कारण बन सकता है। अब मेरे कहने का मतलब यही है ओवरऑल तरीके से कि अगर आपको पता चल जाए कि मेरे सप्तम भाव में ये प्लैनेट है, मेरे 11वें भाव में ये प्लैनेट है, मेरे तीसरे भाव में ये प्लैनेट है, अगर मेरी ये इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं रीजन ये है कि मैंने इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ गलत कर्म किया हुआ है, और इस कर्म को कैसे डिकोड करते हैं हम आगे जाकर भी बात करेंगे। सो बेसिकली 3 7 और 11 के अंदर, अगर आपकी कुंडली में 3 7 और 11 के अंदर सूर्य देवता आकर बैठ जाएंगे, और अगर इनकी स्थिति अच्छी होगी, तो आप देखेंगे इंसान के अंदर लालसा किस चीज की होगी? स्पिरिचुअलिटी की होगी, फेम की होगी, धर्म की होगी, प्रीचिंग की होगी, और पॉलिटिक्स की होगी, क्योंकि सूर्य इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर ऐसा इंसान, अगर आप यहां पर कारक तत्वों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो सूर्य जिसके तीसरे, सप्तम या 11वें भाव के अंदर होगा, फादर की कोई ना कोई डिजायर है जो ये इंसान पूरी करने के लिए आया है। फादर की कोई ना कोई डिजायर है जो ये इंसान पूरी करने के लिए आया है। अगर ये सूर्य की स्थिति अच्छी है तो फादर की डिजायर ये पूरी कर पाएगा, अगर सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो डिजायर कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसीलिए तीसरे और 11वें के अंदर आप देखेंगे सूर्य अच्छा काम करता है, बट सप्तम के अंदर सूर्य अच्छा काम नहीं करता, क्योंकि प्लैनेट के सिग्निफिकेशन को भी आपको यहां पर देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर यहां पर चंद्रमा आकर बैठ गया तीसरे भाव के अंदर, सप्तम भाव के अंदर, 11वें भाव के अंदर, तो आप देखिए इंसान की जो डिजायर होगी वो आर्ट से रिलेटेड होगी, म्यूजिक से रिलेटेड होगी, डांस से रिलेटेड होगी, कोई भी प्रकार की राइटिंग से रिलेटेड होगी। जो मन में आया वो करना है। ऐसे इंसान के लिए फ्रीडम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे इंसान के लिए फ्रीडम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो आपके मन का कारक होता है। आपके मन में आया आपको वही करना है। अगर तीसरे, सप्तम और 11वें के अंदर अगर चंद्रमा बैठा होता है, ऐसे इंसान को आप कभी फोर्स नहीं कर सकते कुछ काम करने के लिए। आप इसको फोर्स करके देखो, ये भड़क जाएगा आपके ऊपर। ये इसके, क्योंकि आप समझिए आकांक्षा ही कहां से जाकर जुड़ चुकी है? चंद्रमा मन से जाकर ऐसे इंसान की आकांक्षाएं जुड़ चुकी है। मेरा जो मन होगा मैं वही करूंगा, मेरा मन अगर नहीं होगा तो मैं ये नहीं करूंगा।
इस तरीके से आपको देखना है चंद्रमा को, ऑलवेज यू विल सी। इसीलिए आप देखेंगे कि सप्तम भाव के अंदर जब भी चंद्रमा आकर बैठ जाता है, इसकी मैरिज से रिलेटेड एक पर्टिकुलर डिजायर है। और जैसे ही चंद्रमा रोज बदल रहा है, आप समझिए चंद्रमा रेगुलर बेसिस पर बदल रहा है, जैसे ही आपकी डिजायर कंप्लीट हो गई वो मैरिज की, कि आपको ये पर्टिकुलर इंसान पसंद नहीं आ रहा है अभी, और जैसे ही वो डिजायर कंप्लीट हो गई, फिर आप देखेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपको इसीलिए दिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि काम भाव से जाकर एक ऐसा प्लैनेट जुड़ चुका है जो कि अपने आप में बहुत फ्लक्चुएटिंग प्लैनेट है। काम भाव से जाकर एक ऐसा प्लैनेट जुड़ चुका है जो अपने आप में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है, राइट। तो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया होगा। इसके अलावा आप देखेंगे मंगल, अगर मंगल आपके तीसरे भाव के अंदर जाकर बैठ गया, सप्तम भाव के अंदर जाकर बैठ गया, 11वें भाव के अंदर जाकर बैठ गया, तो मंगल फाइटिंग का कारक होता है, मंगल जस्टिस का कारक होता है, मंगल अपनी फैमिली का पूरा ख्याल रखते हैं। हमेशा आप देखेंगे कि मंगल देवता जो होते हैं वो फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट की तरह काम करते हैं। जिनकी कुंडली के अंदर मंगल अच्छा होता है ना, वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जिनकी कुंडली के अंदर मंगल अच्छा होता है वो इनजस्टिस को देखेगा और वो इनजस्टिस के लिए खड़ा होगा, वो डरेगा नहीं कहीं पर भी। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि रोड पर झगड़ा होता रहता है, किसी मासूम को लोग मारते होते हैं, सब लोग घेर कर देख रहे होते हैं, सब लोग मजा लेते हैं, तमाशा देखते हैं। बट जब जब मंगल जिसका अच्छा होता है वो ताकत रखता है कि मैं उस पर्टिकुलर फाइट के अंदर उतरूं और वो पर्टिकुलर फाइट के अंदर उतर के चीजें रिजॉल्व करने की कोशिश करूं। दैट इज वॉट इट इज ऑल अबाउट। मार्स जब भी तीसरे, सप्तम और 11वें भाव के अंदर होगा, ऐसा इंसान जस्टिसफुल होगा। ऐसे इंसान की इच्छा ही ऐसी होगी कि मैं मेरे फैमिली के लिए कुछ करूं, मैं अपने समाज के लिए कुछ करूं, और मैं हेल्पिंग नेचर के हेल्पिंग हैंड आपको देखने मिलेगा। दिस पर्सन विल ऑलवेज बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, जो समाज के अंदर जिसकी बॉस भी रिस्पेक्ट करता है, आप समझिए। क्यों क्यों ऐसा आपको देखने मिलेगा? क्योंकि आप देखेंगे कि सेनापति अगर नहीं आता है लड़ाई करने के लिए, तो राजा को सारी टैक्टिक्स नहीं पता होती। राजा को सिर्फ इतना पता होता है कि मैं अपना जीवन कैसे बचाऊं। सूर्य को सिर्फ इतना पता होता है कि किस तरीके से मैं फाइट कर सकता हूं, एंड हाउ कैन आई सेव माई ओन लाइफ। उसको ये नहीं पता होता है कि मैं किस तरीके से, क्या ऐसा मैं करूं कि मेरी सेना मेरा साथ दे, या सेना को मैं नेतृत्व किस तरीके से करूं। तो ये मासिस को संभालते हैं। जो काम राजा गद्दी पर बैठकर ऑर्डर देता है, उस ऑर्डर को कहीं ना कहीं फुलफिल करना, तो अपनी फैमिली का ऑर्डर कहीं ना कहीं फुलफिल करना, अपने लीनिएज का ऑर्डर कहीं ना कहीं फुलफिल करना, ये सारी की सारी चीजें आप मंगल के इसके अंदर देखेंगे। तो ऐसा जो इंसान होगा उसकी इच्छा क्या होगी? ऐसे इंसान को अगर आप बोलेंगे कि तीसरे भाव के अंदर मंगल, सप्तम के अंदर मंगल, 11वें के अंदर मंगल, वो बोल रहा है आपको आकर कि मुझे पता नहीं कि मुझे जीवन के अंदर क्या करना है। वो अगर आपसे आकर कहता है कि मेरे को रियलाइज नहीं हो पा रहा कि किस तरीके से मैं जीवन के अंदर काम करूं, आप बोलिए सोशल सर्विस के लिए जा, क्योंकि ये मंगल का पर्पस ही वो है कि जब भी आप वो पर्पस को फुलफिल करेंगे तब आपका मंगल यहां पर एक्टिवेट होगा। आपको पता होना चाहिए कि फाइटिंग मंगल का एक कारक तत्व है, तीसरे, सप्तम और 11वें के अंदर है। आप बॉक्सिंग क्लास लगाइए, आप कहीं ना कहीं कराटे की क्लास लगाइए, आप टाइकोंडो की क्लासेस, जूडो की क्लासेस, ये सारी की सारे काम आप करिए। जितना आप ये सारे के सारे काम करेंगे उतना आपका, आप देखेंगे आपका मंगल यहाँ पर बैलेंस होते जाएगा, राइट। तो इच्छा किससे रिलेटेड है? इच्छा यहाँ पर आपके मंगल से रिलेटेड है, राइट। अब यही अगर मर्क्यूरी आकर बैठा है आपके तीसरे भाव के अंदर, सप्तम भाव के अंदर, 11वें भाव के अंदर, तो आप देखेंगे इंसान की इच्छाएं रिलेटेड हो जाएंगी स्किल से रिलेटेड, डांस से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड, मिमिक्री से रिलेटेड, लोगों को प्रीच करना, लोगों के बीच में समय व्यतीत करना। तीसरे, सप्तम और 11वें के अंदर अगर बुध आकर बैठ गया, और अगर ये बुध की अच्छी स्थिति है, आपका बहुत सारा समय अपने दोस्तों के बीच में व्यतीत होने वाला है, क्योंकि आपको बोलना पसंद है, आपको प्रीच करना पसंद है, आपको एक्सप्रेस करना पसंद है, आपको ये सारी की सारी चीजें पसंद आएंगी। यू विल लव ऑल दीज थिंग्स, और आपको यही चीजें करनी है, तभी जाकर आपकी इच्छा, आपकी कामनाएं पूरी हो पाएंगी। तो जो भी लोग यहाँ पर आकर कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि मेरी डिजायर क्या है, या मैं क्या ऐसा करूं कि जीवन में मुझे शांति मिल पाएगी, स्टार्ट डूइंग द एक्टिविटीज ऑफ योर थर्ड हाउस, स्टार्ट डूइंग द एक्टिविटीज ऑफ योर सेवेंथ हाउस, स्टार्ट डूइंग द एक्टिविटीज ऑफ योर 11th हाउस। इसके अंदर मैं आपको आगे जाकर एक और डिकोड का पॉइंट बताऊंगा कि कैसे डिकोड करना चाहिए इन चीज़ों को। अब यही अगर बृहस्पति बैठा है तो आपको क्या करना है? आपको गाइडेंस देना है, आपको टीचिंग करनी है, आपको लोगों को किसी ना किसी प्रकार से मार्गदर्शन करना है, आपको एक टीचर का रोल निभा रहा है, आपको एक कंसल्टेंट का रोल निभाना है, आपको एक एडवाइजर का रोल निभाना है, राइट। तो आप देखिए, इसीलिए कहा जाता है ना कि 11वें भाव के अंदर जब प्लैनेट आकर बैठ जाते हैं, तब इंसान की जो डिजायर होती है वही उसका हॉबी बेस्ड प्रोफेशन बन जाता है। तो 11वें भाव के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बैठा हो, तो कई सारी शास्त्र कहते हैं कि 11वें भाव का जो मालिक है और 11वें भाव के अंदर जो ग्रह बैठा है, उससे रिलेटेड आप प्रोफेशन चूज कर सकते हो। इंसान बहुत खुश रहता है उस प्रोफेशन के अंदर, आप समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूसरे भाव का मालिक 11वें भाव के अंदर आकर बैठ गया। अब ऐसे इंसान को मासिस के साथ ही बात करनी है। अगर उसके प्रोफेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा यही बन जाए
कि मासिस के साथ आकर अगर वो बात कर रहा है अपने प्रोफेशन, तो उसको प्रोफेशन प्रोफेशन लगेगा ही नहीं, उसको लगेगा कि मुझे यही करना था। क्योंकि दूसरे भाव का मालिक 11वें के अंदर जाकर बैठा है। इच्छा किस चीज की थी? इच्छा थी लोगों से बात करने की, इच्छा थी रिसोर्सेज को बांटने की, इच्छा थी अपने ज्ञान को बांटने की। जो भी प्लैनेट आकर बैठे, अगर मंगल यहाँ पर आकर बैठा तो वो सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात करेगा, प्रॉब्लम्स कैसे लेनी है लोगों की उसके बारे में बात करेगा। जुपिटर बैठा है तो एडवाइजरी देगा, एजुकेशन के बारे में बताएगा। बुध अगर बैठा हुआ है तो स्किल्स के बारे में बताएगा। राहु अगर बैठा है तो लोग किस तरीके से, राहु के केस में आप देखेंगे दो तीन चीजें होती है, किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाना या फिर किस तरीके से अपने आर्ट को आगे लेकर जाना। इस चीज के अंदर भी आप देखेंगे। केतु अगर बैठा है तो आप बोलेंगे लोगों को किस तरीके से सुकून देना, किस तरीके से लोगों को डिटैच करवाना चीजों से और लोगों को सुख की प्राप्ति करवाना। मैंने पहले भी कहा है केतु को आप एक बेनिफिक ग्रह की तरह भी लेते हैं। शनिदेव अगर बैठे हुए हैं तो आप देखेंगे इस इंसान का काम ही ऐसा होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये लोगों को दुखों से बाहर निकाल रहा है। यही अगर आप देखेंगे शुक्र देवता अगर किसी के तीसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाते हैं तो आप देखेंगे दैट नाउ दिस पर्सन वांट्स टू एंजॉय। बहुत रोमांटिक होगा ऐसा इंसान तीसरे भाव के अंदर, भले ही शुक्र की राशि आ जाए, शुक्र आकर बैठ जाए। ये आप काल पुरुष कुंडली पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। सो आप यू विल सी दैट ऐसे इंसान की इच्छा क्या होगी? रोमांटिक होना, अपने पार्टनर के साथ समय व्यतीत करना, एंजॉयमेंट करना, ट्रैवल करना। ट्रैवल का बहुत बड़ा कारक होता है शुक्र। कुंडली में अगर शुक्र अच्छा नहीं है ना तो आप ट्रैवल का मजा नहीं ले पाएंगे। आप किसी एक झील के पास जाकर बैठे हैं और आपको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि आई वांट टू बी नियर दिस लेक एंड आई वांट टू एंजॉय दैट टाइम। शुक्र अगर कुंडली में अच्छा नहीं है आप बैठ ही नहीं पाएंगे उधर। आप अगर उधर बैठने की कोशिश करेंगे, कोई कॉल आएगा आपको, कॉल अगर आ जाएगा तो आप कॉल पे बात करना, आपका वो समय नहीं जा पाएगा। तो शुक्र तीसरे भाव का, शुक्र सप्तम भाव का, शुक्र जब 11वें भाव के अंदर आकर बैठ जाता है, इन तीनों भावों के अंदर आप देखेंगे शुक्र आपकी पर्टिकुलर रिलेटेड जो रोमांस से रिलेटेड जो इच्छा है, रिलेशनशिप से रिलेटेड जो इच्छा है, ये सारी इच्छाओं को कहीं ना कहीं बढ़ा देगा। ट्रैवल से रिलेटेड इच्छाओं को बढ़ा देगा। इसीलिए मैं कहता हूँ शुक्र और चंद्रमा को अगर अच्छा करना है तो जितना हो सके ट्रैवल करने की कोशिश करिए, जितना हो सके बाहर निकलिए, जितना हो सके लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है आपने। बट आपको एक बात का ध्यान रखना है कि शुक्र रिलेशनशिप का भी कारक होता है और शुक्र किसी भी प्रकार से चंद्रमा के साथ आकर बैठ जाए, चंद्रमा की राशि के अंदर आकर बैठ जाए, चंद्रमा पंचम और नवम के अंदर आ जाए तो आपकी मल्टीपल रिलेशनशिप की इच्छा यहां पर आपको देखने मिलेगी। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। ये आपको एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ लेकर जाता है क्योंकि आपकी जो काम जो होता है, काम से ही पता चलता है कि आपका आप जीवन के अंदर मोक्ष प्राप्त करेंगे या फिर आप जीवन के अंदर दुख को प्राप्त करेंगे या फिर आप जीवन के अंदर नरक को प्राप्त करेंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको आज मैंने ये क्यों विचार किया, क्योंकि मैं चाहता था कि हमने बहुत सारे प्लैनेट्स डिस्कस कर लिए अभी। अब मैं चाहता हूं कि आप सब कॉन्शियस पार्ट में उतरो एस्ट्रोलॉजी के, कि एस्ट्रोलॉजी का रियल मीनिंग क्या है। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी? 11वें भाव आपके काम को रिप्रेजेंट करता है। 12वां भाव किसका होता है? मोक्ष का होता है आपका 12वां भाव। 11वें भाव की जो काम उत्तेजना आपकी, जो आपके काम की जो इच्छा होगी वही आपके मोक्ष को निर्धारित करेगी। क्योंकि अगर आपकी इच्छाएं गलत हैं, अगर आपकी इच्छाएं गलत हैं 11वें भाव के अंदर, तो 12वें भाव के अंदर मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो 11वें भाव से, इसीलिए आप 12वां भाव सेकंड हाउस होता है कि 11वें भाव के अंदर आप जो भी गेन करोगे वही डिसाइड करेगा कि आपको 12वें भाव के अंदर मोक्ष मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इट इज वेरी साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी। अगर आप समझोगे इन चीजों को तो आपको समझ में आएगा कि ये डिकोड किस तरीके से किया जाता है। तो आपकी जो इच्छाएं होती हैं और जो आपकी इच्छाओं का बल होता है वो निर्धारित करता है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसीलिए काम के बाद मोक्ष, काम से रिलेटेड मोक्ष क्यों कहा जाता है कि कामोत्तेजना कितनी, क्या काम की क्या भावना है। और सिर्फ काम को आप काम की तरह नहीं लेंगे, आप काम को सिर्फ आप काम की तरह नहीं लेंगे, आप काम को एक ऑल ओवर डिजायर की तरह आप लेने की इसको कोशिश करेंगे। राइट, दैट इज द रीजन इट वर्क्स लाइक दिस। सैटर्न अगर आपके तीसरे भाव के अंदर, सप्तम भाव के अंदर, 11वें भाव के अंदर आकर बैठा हुआ है तो लोगों की मदद करना, किसी ना किसी प्रकार से सर्विस करना, किसी ना किसी प्रकार से आपका जो प्रोफेशन होता है ये चीजों को इंक्लूड करना चाहिए, तभी जाकर आपकी इच्छा की आपको पूर्ति देखने मिलेगी। जिनके भी तीसरे भाव के मालिक बली होकर बैठे हुए हैं, जिनके भी सप्तम भाव के मालिक बली होकर बैठे हैं, 11वें भाव के मालिक जिनके भी बली होकर बैठे हैं, ये लोग अपनी इच्छाओं को मार नहीं सकते। मेलिफिक अगर होकर बैठे हुए हैं तो दिक्कत है यहाँ पर। मेलिफिक अगर यहाँ पर प्लैनेट होकर बैठ जाते हैं तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं ऐसा इंसान की इच्छाएं तो बहुत ज्यादा होती है, इच्छा पूर्ति के पीछे भागते रहता है, बट इसकी इच्छाएं पूरी हो नहीं पाती। यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स, क्योंकि आपकी इच्छा ही ये निर्धारित करेगी कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी या फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और इसको आप देशकान से भी देख सकते हैं। अब अगर एक देशकान के कॉन्सेप्ट को हम किसी और दिन पर लेंगे, क्योंकि 22वें किस तरीके से आप देशकान को देखते हैं, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट समडे। सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तीसरा भाव, सप्तम भाव और 11वें भाव की एक और बहुत अच्छी स्पेशलिटी है कि जो भी प्लैनेट यहाँ पर आकर बैठेगा आप उससे रिलेटेड स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तीसरे भाव के अंदर बुध देवता आकर बैठ गए। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको जीवन में कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट हाथ के अंदर लीजिए, इंस्ट्रूमेंट लेने के बाद उस इंस्ट्रूमेंट को सीखना शुरू करिए।
उस इंस्ट्रूमेंट को जब आप सीखना शुरू करेंगे, जब आप राइटिंग करना शुरू करेंगे, जब आप मैनिफेस्टेशन करना शुरू करेंगे, तीसरे भाव को जब आप बल देंगे, तब ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने लग जाएगी। आपकी देखिए, हर एक प्लैनेट की ना अपनी खुद की इच्छा होती है, राइट? एवरी प्लैनेट हैज कम विद अ कर्मा, एंड इफ देयर इज अ कर्मा देयर हैज टू बी अ डिजायर। अगर मेरी डिजायर ही नहीं है तो मैं कर्म ही नहीं कर पाऊंगा। प्लीज इस बात को समझिए, अगर मेरी डिजायर ही नहीं है तो मैं कर्म ही नहीं कर पाऊंगा। मेरी ये डिजायर है कि मुझे सर्व करना है यहाँ पर आकर, दिस इज माई माई डिजायर, ये मेरी डिजायर है। अगर मेरी ये डिजायर ही नहीं होती तो मैं कर्म क्यों करता? क्योंकि मेरी डिजायर ही नहीं होती, राइट? तो हर एक भाव की अपनी डिजायर होती है, बट योर हाईएस्ट डिजायर, द क्या डिजायर है जो जो मुझे कंप्लीट सुकून दे पाएगी, वो 3, 7 और 11 से आपको पता चलता है। तो आपके बाकी प्लैनेट की जो भी डिजायर होती है वो भी कहीं ना कहीं 3, 7 और 11 से ही जाकर कनेक्ट हो जाती है, राइट? 3, 7, तो जब तक आप उन पर्टिकुलर प्लैनेट्स को एक्टिवेट नहीं करोगे, उनकी एक्टिविटीज नहीं करोगे, तब तक आप देखोगे कि बाकी डिजायर के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने मिलेगा। बाकी डिजायर के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं ऊंच नीच देखने मिलेगी। दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? अब आप देखेंगे कि जब भी आप एक्टिविटी शुरू कर देंगे, प्लैनेट जो तीसरे भाव में बैठा है, 11वें भाव के अंदर बैठा है, सप्तम भाव के अंदर बैठा है, वो एक्टिविटीज के अंदर आपको मजा आने लग जाएगा, वो एक्टिविटीज के अंदर आपको रिजल्ट देखने लग जाएंगे। और अगर वो प्लैनेट मेलिफिक बैठा हुआ होता है तो उस पर्टिकुलर प्लैनेट को छोड़ना ही अच्छा होता है। वो प्लैनेट अगर मेलिफिक स्थिति के अंदर बैठा हुआ होता है तो उस पर्टिकुलर प्लैनेट को छोड़ने के लिए ही आपको जीवन के अंदर कहीं ना कहीं फायदा प्राप्त होगा, नहीं तो आपको फायदा प्राप्त नहीं हो पाएगा। अब पूरे इच्छा के अगर आप क्रम को समझने की कोशिश करें तो ये बात मैं 3, 4 बार बोल चुका हूं और मैं अगेन एंड अगेन आपके सबकॉन्शियस के अंदर इसको रिपीट करना चाहता हूं कि तीसरा, सप्तम और 11वां भाव जब भी आप एनालाइज कर रहे हैं तब आपको पता होना चाहिए कि ये इच्छाओं का भाव है। यहां पर आपकी डिजायर होती है। जिस भी भाव का मालिक, जिस भी भाव का मालिक आपके तीसरे भाव के अंदर, सप्तम भाव के अंदर, 11वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएगा, उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड आपकी बहुत इच्छाएं बढ़ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, पंचम भाव का मालिक जब भी तीसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाएगा तो 5th हाउस से रिलेटेड इच्छा, क्रिएटिविटी से रिलेटेड बहुत इच्छा बढ़ जाएगी, बच्चों से रिलेटेड इच्छा बढ़ जाएगी, पावर से रिलेटेड इच्छा बढ़ जाएगी, ये सभी इच्छाएं आपकी बढ़ जाएंगी। अब जितनी अच्छी सिचुएशन होगी पंचम भाव की, जितनी अच्छी सिचुएशन होगी पंचम भाव के अंदर ग्रह के बैठी हुई, और जितनी अच्छी सिचुएशन होगी इस पर्टिकुलर प्लैनेट की जो तीसरे भाव के अंदर आकर बैठा हुआ है, ये उतनी आपकी वो पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड इच्छाएं पूरी हो पाएंगी, उतने आपके बच्चे अच्छे हो पाएंगे, उतना आपको पावर मिल पाएगा, उतनी आप क्रिएटिविटी को एनहांस कर पाएंगे अपनी। चौथे भाव का मालिक तीसरे भाव के अंदर आकर बैठा हुआ है तो घर, गाड़ी, घोड़ा से रिलेटेड, अपनी मदर से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड, कंफर्ट से रिलेटेड इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, राइट? इसीलिए आप देखेंगे दूसरे भाव का मालिक जब 11वें भाव के अंदर जाता है तब ये क्यों धन योग बनाता है। आप समझिए, सिर्फ धन योग इसलिए नहीं बनाता था क्योंकि 11वें भाव के कारक तत्व एक अलग चीज होती है। कारक तत्व मतलब वो इनकम का सोर्स रिप्रेजेंट करता है, वो तो एक कनेक्शन हो गया। बट इसको अगर आप काम भाव से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो दूसरे भाव का मालिक जब भी आपके 11वें भाव के अंदर जाकर बैठेगा तो आपकी इच्छाएं किससे रिलेटेड है? आपके मन की जो इच्छा है वही कहीं ना कहीं जाकर आपके अर्निंग से रिलेटेड हो चुकी है कि मन की इच्छा क्या है कि मैं पैसा कमाऊं, पैसा कमाना ही मेरी इच्छा है, क्योंकि दूसरे भाव का मालिक फैमिली को आगे लेकर जाना ही मेरी इच्छा है। ये इच्छा शक्ति के अंदर ही आकर मिल गया। और जो चीज आप इंसान इच्छा से करने की कोशिश करता है, जो चीजें इंसान इच्छा से करने की कोशिश करता है, उसके लिए उसको काम नहीं करना पड़ता, वो अपने आप सब कॉन्शियस, बेसिकली तीसरे, सप्तम और 11वें के अंदर जो प्लैनेट आकर बैठे हैं वो आपके सब कॉन्शियस के अंदर ऑलरेडी फीडेड हैं। आपको उनके लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप, और अगर खराब तरीके से बैठे हैं तो आप बहुत काम करने की कोशिश करेंगे, इच्छाएं बढ़ेंगी, बट आपके वो इच्छाएं पूर्ति नहीं हो पाएगी, राइट? अब यही चीजें आप देखिए ना, सूर्य 11वें भाव के अंदर बैठा हुआ है किसी का, तो इच्छा किस चीज से रिलेटेड है? इच्छा पावर से रिलेटेड है। ऐसे इंसान को आप नीचा दिखाकर देखिए, इसके जीवन का सबसे सबसे खराब दिन वो होगा जब इसको आप नीचा दिखाओगे। त्रिकोण हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, त्रिकोण हमेशा एक दूसरे के आदी होकर काम करते हैं। ऑलवेज यू हैव टू सी दैट। कभी भी त्रिकोण एक तरीके से काम नहीं करता। 2, 6 और 10, 2, 6 और 10 आप देखेंगे, क्यों यहां पर आप अर्थ के लिए देखते हैं, क्यों आप यहां पर पैसे के लिए देखते हैं 2, 6 और 10 को? हर एक चीज के अंदर आप, दूसरे भाव के अंदर भी आपको एक प्रकार का काम देखने मिलेगा, दूसरे भाव के अंदर भी आपको अर्थ देखने मिलेगा, दूसरे भाव के अंदर भी आपको मोक्ष देखने मिलेगा। कारण कोई भी हो सकता है, सभी भावों के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट आपको यहां पर देखने मिलेगा। बट दूसरा भाव किस चीज का है? दूसरा भाव किस चीज का है? दूसरा भाव आपके अर्निंग के कैपेसिटी का है कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं, बट वो लोअर लेवल पे है। यहाँ पर आप देखेंगे दूसरे भाव के अंदर इंसान सिर्फ इतनी ही इच्छा करता है कि मेरे पास एक पर्टिकुलर मेरे पास एक खाली एक छोटा सा घर हो जाए मेरे फैमिली के लिए। दूसरे भाव के अंदर वो सिर्फ कम इच्छा करेगा, क्योंकि अर्थ का वो बहुत स्टार्टिंग का हिस्सा है।
अर्थ, देखिए त्रिकोण की सबसे खास बात यह है कि दैट इट इज द एक्सटेंशन ऑफ योर नेक्स्ट हाउस। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ योर नेक्स्ट हाउस। तीसरे भाव के अंदर कम इच्छा है, सप्तम भाव के अंदर उससे थोड़ी सी ज्यादा इच्छा है, 11वें भाव के अंदर बहुत सारी इच्छा है। दूसरे भाव के अंदर कम इच्छा है, छठे भाव के अंदर उससे थोड़ी सी ज्यादा इच्छा है, और दशम भाव के अंदर सबसे ज्यादा इच्छा है, बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं। इसी तरीके से ये काम करता है, ये एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको एक और थियरी बताऊंगा अभी आगे जाकर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। दूसरे भाव के अंदर अगर कोई ग्रह आकर बैठा हुआ है तो ये आपकी बेसिक नेसेसिटी को बताता है। इंसान यहाँ पर सिर्फ इतना ही सोच रहा है कि मुझे अपने परिवार के लिए पैसा कमाना है, मुझे अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना है, राइट। यही छठे भाव के अंदर बोलेगा कि मुझे परिवार के लिए भी कुछ ना कुछ करना है, बट अभी मुझे 3 BHK का फ्लैट चाहिए, क्योंकि मुझे एक बड़ा फ्लैट चाहिए, ये मेरी इच्छाएं बढ़ चुकी है। और यही इच्छा जब अर्थ की इच्छा जब दशम भाव के अंदर जाकर बैठ जाती है, तब आप देखेंगे वो इंसान कहेगा कहीं ना कहीं आकर कि मुझे अब चाहिए बंगला, मुझे चाहिए इलॉन मस्क बनना है, मुझे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करना है। इसीलिए कुंडली के अंदर जब भी आप धन को एनालाइज कर रहे हो, 2, 6 और 10 के मालिक किसी ना किसी प्रकार से अगर आकर जुड़ जाते हैं, 2, 6 और 10 के मालिक अगर कुंडली के अंदर जुड़ जाते हैं, नक्षत्र परिवर्तन के अंदर आ जाते हैं या स्वयं नक्षत्र के अंदर आकर बैठ जाते हैं, इन सभी केसेस के अंदर आप देखेंगे इंसान के पास बहुत धन होता है। क्यों क्यों धन होता है? क्योंकि आप देखिए कि जो इच्छा थी वो धन से रिलेटेड थी, दूसरे भाव की वो बेसिक इच्छा थी, छठा भाव आ गया तो वही धन से जो रिलेटेड इच्छा है वो और ज्यादा आगे जाकर बढ़ गई है। दृष्टि के अंदर भी आप ये संबंध देखिए, अब ये संबंध आप बनाइए। आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी तो जानते हैं, मैं जितना यहाँ पर देख रहा हूँ लोगों को बेसिक एस्ट्रोलॉजी तो आती है। तो 2, 6 और 10 का दृष्टि संबंध बन जाए, 2, 6 और 10 का कंजंक्शन बन जाए, 2, 6 और 10 का पर्टिकुलर तरीके से नक्षत्र परिवर्तन हो जाए, नवांश के अंदर कोई स्थिति बन जाए, दशांश के अंदर कोई स्थिति बन जाए, इन सभी स्थितियों के अंदर आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर प्लैनेट जो होते हैं आपके यहाँ पर आपको धन देंगे ही देंगे, क्योंकि डिजायर को वो बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ऑलवेज यू विल सी दिस, और यही कहीं ना कहीं सीक्रेट है एस्ट्रोलॉजी का। लोग कई बार कहते हैं कि यार इसके तो छठे भाव में 3 प्लैनेट आकर बैठ गए हैं, ये इतना पैसा क्यों कमा रहा है? आप देखिए बहुत बार आप देखेंगे ऐसे लोग आकर कहेंगे क्यों कमा रहा है, क्योंकि उसकी इच्छा बहुत ज्यादा है, वो लेकर आया। हाँ, छठे भाव के कारक तत्व वो मिस नहीं करेगा, मेहनत उसको करनी ही पड़ेगी, मेहनत उस इंसान को करनी ही पड़ेगी, क्योंकि छठा भाव वहां पर आ चुका है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल ऑलवेज सी दैट वो मेहनत उसका रिजल्ट लाएगी, क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा है। और हमारी इच्छा शक्ति जो होती है वो बहुत कुछ बताती है हमारे जीवन के बारे में, राइट। अभी इसी चीज को आप समझिए कि पैसे कमाने की एक इच्छा है किसी की, और वो इंसान कितने पैसे कमा पाएगा अपने जीवन के अंदर, कितने पैसे कमा पाएगा। यही अगर भाव के मालिक मोक्ष से जाकर अगर जुड़ जाएं, यही अगर भाव के मालिक मोक्ष से जाकर जुड़ जाएं, तो आप कह सकते हो कि ऐसा इंसान बहुत पैसा डोनेशन करेगा। क्योंकि क्या है, ये पर्टिकुलर भाव के मालिक मोक्ष के भाव से जाकर जुड़ चुके हैं। इस तरीके से आप डिकोड कर सकते हैं कि इंसान की पर्सनालिटी कैसी होगी, क्योंकि उसका धन का जो उसका जो अर्थ का जो कोण है वो जाकर कहीं ना कहीं मोक्ष से जाकर जुड़ चुका है, राइट। इसीलिए छठे भाव का मालिक 12वें भाव के अंदर जाकर अगर बैठ जाए तो ऐसा इंसान लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में बढ़िया डोनेशन करता है, और डोनेशन करने से ही इसको कहीं ना कहीं सुकून की प्राप्ति हो पाएगी, और इसको अर्थ की प्राप्ति भी कहीं ना कहीं उधर से ही हो पाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि अर्थ कहां पर जाकर मिलेगा, तो अर्थ घर से दूर जाकर मिलेगा। अर्थ अर्थ छठा भाव, छठे भाव का मालिक 12वें के अंदर जाकर बैठा है। फॉरेन कंपनी के अंदर जाकर काम करो, फॉरेन से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करो, फॉरेन कंट्री के अंदर जाकर कुछ ना कुछ काम करो। क्यों काम करो? क्योंकि अर्थ वहीं से जाकर जुड़ चुका है। और ये जब आप काम कर रहे हो तब आपको दोनों घर के कारक तत्वों को बैलेंस करना है, आपको डोनेशन भी उतने ही प्रमाण के अंदर करना है, और आपको कहीं ना कहीं फॉरेन के अंदर घर से दूर रहकर आपको काम करना पड़ेगा, या फिर आपको फॉरेन कंट्री से रिलेटेड काम करना पड़ेगा, राइट। सो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आ गया हो। कभी नहीं भूलिएगा कि भाव जो होता है वो आपके डिजायर को बताता है, वो आपके इमोशन को बताता है। भाव का मतलब ही इमोशन होता है। मुझे आपके लिए एक भाव आ रहा है, भाव मतलब क्या, इमोशन आ रहा है। और भावेश जो होता है वो व्यक्ति को बताता है, वो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को बताता है। अभी इसी चीज को थोड़ा और डिटेल के अंदर अगर डिकोड करने की कोशिश की जाए तो हम आज काम त्रिकोण डिस्कस कर रहे थे, राइट। सो यू सी, काम त्रिकोण के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे सप्तम भाव को, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। काम के अंदर सबसे बड़ी इच्छा किस चीज की? तो पार्टनर की। काम के अंदर सबसे बड़ी इच्छा तो किस चीज की? कि मुझे कोई ना कोई जीवन साथी मिल जाए, मैं जिसके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं, राइट। अब आप देखेंगे कि 3, 7 और 11 के अंदर जो भी प्लैनेट्स बैठे हुए हैं वो आपके सप्तम भाव को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसे मैंने आपको ये पहले एग्जांपल दिया, 2, 6 और 10 जब कनेक्ट हो जाते हैं तभी अपने आप में राजयोग भी बना सकते हैं। राजयोग क्यों बना सकते हैं? क्योंकि ये सभी के सभी एक पर्टिकुलर डिजायर से रिलेटेड है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से रिलेटेड है, राइट। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से रिलेटेड है ये सारे के सारे प्लैनेट्स। इसीलिए तीसरे भाव, सप्तम भाव और 11वें भाव ये आपके मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेज होते हैं। कई बार सप्तम भाव की स्थिति बहुत अच्छी होती है, सप्तमेश की स्थिति बहुत अच्छी होती है, बट जस्ट बिकॉज तीसरे भाव के मालिक की स्थिति अच्छी नहीं होती है, या फिर तीसरे भाव के अंदर बैठे ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं होती है, 11वें भाव के अंदर बैठे ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं होती है, 11वें भाव की स्थिति अगर अच्छी नहीं होती है
इंसान को मल्टीपल लेवल्स पर प्रॉब्लम देखने मिलता है अपने मैरिड लाइफ के अंदर। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और यहीं से आप अपनी गलतियों को डिकोड कर सकते हो कि मैंने ऐसी क्या मिस्टेक की थी मेरे पिछले जन्म के अंदर, जो मिस्टेक मुझे आगे जाकर नहीं करनी है। और जब आपको पता होता है कि मैंने ये पर्टिकुलर मिस्टेक की है, तब आपके अंदर झेलने की हिम्मत आ जाती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सप्तम भाव जो होता है वो काम है। सप्तम भाव का मालिक, जैसे मैंने आपको बताया, 11वें से जाकर रिलेटेड हो गया, और अगर अच्छी स्थिति में बैठा है तो ये आपकी लव मैरिज को कहीं ना कहीं सक्सेसफुल करेगा। खराब स्थिति के अंदर जाकर बैठा है तो ये आपकी लव मैरिज को कहीं ना कहीं खराब करेगा। ये तीनों भावों को कहीं ना कहीं आपको साथ में लेकर चलना है। फॉर एग्जाम्पल, इसको अगर थोड़ा और सही तरीके से समझे तो त्रिकोण, जिन भी लोगों ने भृगुनंदी नाड़ी सीखा हुआ है या नाड़ी जो भी ज्योतिष सीखते हैं, तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि नाड़ी ज्योतिष के अंदर वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि त्रिकोण को क्यों कंजंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। त्रिकोण को क्यों लोग कंजंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं, आपको इस आपके मन में ये सवाल आना चाहिए। जैसे मेरे मन में तो ये सवाल बहुत पहले ही, मतलब रोज की, त्रिकोण क्यों गिन रहे हो। त्रिकोण इसको इसीलिए गिनते हैं क्योंकि जो भी प्लैनेट आपके उन पर्टिकुलर त्रिकोण के अंदर आकर बैठता है, उसकी जो एस्पेक्ट होती है वो 50% और 40 to 50% ऑफ द एस्पेक्ट यू आर काउंटिंग। फॉर एग्जांपल, चंद्रमा आपके तीसरे भाव के अंदर आकर बैठा है, वो 50% इंटेंशन डालेगा उसका सप्तम भाव के अंदर, वो 50% इंटेंशन उसका 11वें भाव के अंदर डालेगा। तो जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एनालाइज कर रहे हो और 11वें भाव के अंदर आपको चंद्रमा मिले और आपको बुध का और शुक्र का संबंध ना भी मिले, और अगर वो बहुत बली होकर बैठा हुआ है और सप्तम 11वें भाव का मालिक अगर अफ्लिक्टेड होकर बैठा हुआ है, तो आप समझिए कि ये जो है, ये पंचम, ये आपके सप्तम भाव पर इसने 50% कहीं ना कहीं जोर डाला था, और तीसरे भाव के अंदर भी कहीं ना कहीं उसने जोर डाला था। तो ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। अब इस चीज को शादी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आज हम सिर्फ एक ही भाव डिकोड कर रहे हैं, क्योंकि अगर हर एक भाव हम डिकोड करने लग गए ना तो बहुत समय लग जाएगा। तो आज हम सिर्फ सप्तम भाव को डिकोड करेंगे, और किस तरीके से सप्तम भाव के कर्म को आप देखते हैं। हाउ डू यू सी द कर्मा ऑफ योर 7th हाउस, के मैंने क्या खराब कर्म किए या मैंने क्या अच्छे कर्म किए। इसी चीज को आप देखेंगे कि हम बेसिक धर्म से समझने की कोशिश करते हैं, राइट। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। प्लीज इसको, जब अगर इसको आप समझ लेंगे ना तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। एस्ट्रोलॉजी का काम प्रेडिक्शन करना एक छोटा सा एक हिस्सा है। प्रेडिक्शन करना आपकी लाइफ इजी करना चाहिए एस्ट्रोलॉजी। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी आप देखेंगे कि सीखना कहीं ना कहीं फायदेमंद है अगर आपका पर्सपेक्टिव अच्छा है तो। लगन से आप अपने आप को देखते हैं, लगन से आप अपने आप को देखते हैं, लगन से आप अपने शरीर को देखते हैं, लगन से आप अपनी व्यथा को देखते हैं, लगन से आप किस तरीके से सोच रहे हैं, आप उन चीजों को देखते हैं। पंचम भाव से आप देखते हैं कि आपके बच्चे किस तरीके से होंगे। नवम भाव से आप अपने पिता को देखते हैं, राइट। तो लगन जो हो गया ना, वो क्या है, वो बीच है, वो एक बीच का हिस्सा है। आप देखिए कि आपका जीवन किस तरीके से व्यतीत हो रहा है। आपका जीवन इसी तरीके से व्यतीत होता है कि आधा जो जीवन है वो आप अपने पेरेंट्स के साथ गुजारते हैं, मतलब आधा जो आपका जीवन होता है वो अपने आप 9th हाउस के साथ गुजारते हैं, और आधा जीवन जो होता है वो आप अपने बच्चों के साथ गुजारते हैं, वो आप अपने 5th हाउस के साथ गुजारते हैं, राइट। और लगन बीच में है, दोनों के लगन दोनों के बीच में है। आपका जो व्यक्तित्व है वो आपके फादर के बीच में है और आपके बच्चों के बीच में है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत बार ऐसा देखने मिलेगा कि बच्चा जो पैदा होता है वो फादर के जैसा थोड़ा कम दिखे, बट वो दादाजी जैसा भी दिख सकता है। दादाजी के भी ट्रेट्स उस पर्टिकुलर इंसान के अंदर आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि ये त्रिकोण है, ये कनेक्टेड है। ये सारी की सारी चीजें आपको कनेक्शन के अंदर देखने मिलेगी। पंचम का मालिक, पंचम भाव से आप पंचम भाव दूर जाएंगे तो आप देखेंगे आपको नवम भाव देखने मिलेगा। तो आपके बच्चे जो हैं, दैट इज जस्ट द हायर वर्जन ऑफ योर मे बी योर ग्रैंड पेरेंट्स। और इसीलिए यही पंचम के बच्चे, क्यों कहा जाता है कि वही जो आत्मा थी उसने फिर से कहीं ना कहीं इस गर्भ के अंदर जन्म लिया। क्यों? क्योंकि ये एक त्रिकोण का संबंध बन जाता है, ये एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके पितरों के कर्म आप पर क्यों अफेक्ट कर रहे हैं। पितरों के कर्म सिर्फ इसीलिए अफेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप आज उनके घर के अंदर रह रहे हो। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स व्हेन यू आर डिकोडिंग एस्ट्रोलॉजी। कभी आकर ऐसी बात नहीं बोलिएगा कि नवम भाव का मालिक लगन के अंदर बैठा है तो इंसान लकी है। हाँ, इंसान लकी है, बट वो क्यों लकी है? वो लकी इसीलिए है क्योंकि फादर उसको ब्लेस कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको ब्लेसिंग कहाँ से आ रही है, तभी तो जाकर आप ग्रेटफुल होंगे। तभी जाकर पता होगा कि यार ये पर्टिकुलर इंसान ने जीवन भर मेरे लिए मेहनत की है, और तभी जाकर मैं कहीं ना कहीं आज जीवन के अंदर चीजें देख पा रहा हूँ। इसीलिए जो लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, जो लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं होते, उनका लगन भी खराब हो जाता है, उनका पंचम भी खराब हो जाता है, उनका 11वां भी खराब हो जाता है। तो आपका बेसिक धर्म ही खराब हो गया, आपका त्रिकोण ही खराब हो गया। तो जब त्रिकोण ही खराब हो गया तब आप देखेंगे कि जीवन के अंदर सार्थकता बची ही नहीं, जीवन के अंदर आप आगे जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको भाग्य का ही साथ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए कुंडली के अंदर मैं बार बार जो मैं आपको रेमेडीज बताता हूं ना, व्हेन आई ट्राई टू टेल यू ऑल द रेमेडीज, कि आप एक माला अपने पितरों की करिए, मैं ये सारा कुछ सोचकर आपको बताता हूं कि प्लीज ये रेमेडीज करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं आपका पंचम भाव बली हो, चाहता हूं आपका नवम भाव बली हो, चाहता हूं आपका लगन बली हो।
नहीं तो आप देखिए कि इसका कोई ऐसा तथ्य नहीं होता कि सिर्फ कुंडली में पितृदोष देख लिया, राहु मंगल देख लिया और सामने वाले को पितृदोष हो गया। ये बहुत बेसिक है। आपको समझना जरूरी है कि पंचम और नवम क्यों कनेक्टेड है, क्यों मैं मेरे दादाजी जैसा दिखता हूं या क्यों मैं मेरे नाना जैसा दिखता हूं, क्यों मैं राहु केतु की तरफ, इसीलिए इसके अंदर। और फिर राहु केतु को जब आप मिक्स करते हो तब आप और डिटेल्ड कॉन्सेप्ट की तरफ जा सकते हो। And that is what you have to do every day when you get up. You have to be grateful for all the things you have. जब आप पितृ देवता की तरफ ग्रेटफुल होकर बताते हो, जब आप उनके लिए डोनेशंस करते हो, तब आप क्या कर रहे हो? आप अपने पंचम भाव को बलि कर रहे हो, आप अपनी क्रिएटिविटी को बलि कर रहे हो, आप अपने बच्चों के फ्यूचर को बलि कर रहे हो, आप अपने पावर को बलि कर रहे हो, आप नवम भाव को बलि, आप अपने धर्म को बलि कर रहे हो, आप अपने आप को बलि कर रहे हो। और यही चीज अगर आप शादी के अंदर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और इसी चीज को आप देखेंगे कि लगन आपका प्रेजेंट हो जाता है, पंचम भाव आपका फ्यूचर हो जाता है, पंचम भाव आपका फ्यूचर हो जाता है, नवम भाव आपका पास्ट हो जाता है। इस चीज को पर्टिकुलर त्रिकोण के कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो क्यों लगन से आप अपने आप को देखते हो, आपका पास्ट कौन है, वो आपके फादर हैं, वो आपका नवम भाव है, और आपका फ्यूचर कौन है, वो आपके बच्चे हैं, वो आपका पंचम भाव है। तो जो इंसान अपने नवम भाव की रिस्पेक्ट नहीं करता, जो इंसान का अपने फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, वो क्या कर रहा है, वो अपने पंचम भाव को अफेक्ट कर रहा है, वो अपने फ्यूचर को अफेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। उसका भी अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा। और अगर नसीब अच्छा रहा तो बच्चा घर से दूर चले जाएगा। अगर फादर बहुत मिस्टेक करेंगे ऐसे केस के अंदर, और अगर उसने फादर को जवाब नहीं दिया, ऐसे इंसान ने अपने फादर के साथ उसने बेसिक मेंटेन करने की कोशिश की, तो क्या होगा कि बच्चे के साथ दूरी मेंटेन हो जाएगी, बट कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप खराब नहीं होगा, आप ऋणानुबंधन आगे नहीं लेकर जाएंगे। प्लीज आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझिए, तभी जाकर आप ऋणानुबंधन को डिकोड कर पाएंगे। एंड दैट इज व्हाट वी यूज इन पेंडिंग कर्मा एस्ट्रोलॉजी। जब आप कोई पेंडिंग कर्मा के लिए आता है ना हमारे पास, तब हम यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और ये मैं आज एक भाव की आपको चीज बता रहा हूँ, जैसे मल्टीपल भाव होते हैं, और हर एक भाव को डिकोड करना, और वो डिकोड करने के बाद सामने वाले को मैं सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि कि आप इस पर्टिकुलर काम को कर लीजिए। अगर आप इतना काम अगर आप कर लेंगे तो आपका जीवन संवर जाएगा। बहुत सिंपल रेमेडीज बताता हूं, बट लोगों को ऐसे लगता है कि यार इतनी सिंपल रेमेडीज कहां से आ रही है, उसके पीछे ये कॉन्सेप्ट लगते हैं इतने सारे। और जब आप ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हो तब जाकर आप ऋणानुबंधन पे आ पा रहे हो। आप बहुत सारे केसेस में देखिए, नवम भाव का मालिक पंचम के अंदर आकर बैठा हुआ है, नवम भाव का मालिक पंचम के अंदर आकर बैठा हुआ है, आपके फादर जैसे आपके बच्चे दिखेंगे, आपके फादर जैसे आपके बच्चे दिखेंगे, या फिर आपके बच्चों के अंदर वही स्किल होगी, आपके बच्चों के अंदर वही स्किल होगी जो आपके फादर के अंदर थी। यू विल ऑलवेज सी दिस थिंग्स। ये क्यों? ये कुंडली सब कुछ आपको बताने की कोशिश कर रही है, बट आपको सिर्फ समझना है। तो लगन से आप देखते हो कि आप अपने आप को किस तरीके से देख रहे हो, व्हाट यू आर ऑल अबाउट। पंचम भाव आपका फ्यूचर कैसा होगा, और वो डिपेंड करता है नवम भाव पे कि आपने अपने फादर को कैसे ट्रीट किया है, किस तरीके से आपका अपने फादर का रिलेशनशिप होता है। देखिए एक बात को समझिए, ठीक है, हर एक का झगड़ा होता है लाइफ के अंदर। एवरी सिंगल मेल इज फाइटिंग विद देयर फादर, एवरी सिंगल मेल। क्योंकि आप समझिए, मेल एक एंटिटी ही ऐसी है जिसके अंदर ईगो होता है। अगर मेल के अंदर ईगो नहीं है ना, तो वो कुछ है ही नहीं। बट आपको पता होना चाहिए कि आपको रुकना कहां पर है, आपको पता होना चाहिए कि कितना रिस्पेक्ट होना चाहिए, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीजें पता नहीं होंगी ना, तो आप अपना पंचम भाव खराब कर बैठेंगे, तो आपकी बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। हमेशा आप देखिए, पंचम भाव का मालिक लगन के अंदर आकर बैठ गया, पंचम भाव का मालिक लगन के अंदर आकर बैठ गया। क्यों इसको एक बहुत स्ट्रांग योग बताया गया है, क्यों इसको एक ऐसा योग बताया गया है कि इंसान ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक चेतना लेकर आया है, इंसान ऑलरेडी पूर्व पुण्य लेकर आया है। पूर्व पुण्य क्यों लेकर आया इंसान? क्योंकि पूर्वजों ने वो पुण्य किया है। पूर्व पुण्य, पुण्य के आगे भी पूर्व लगाया जाता है, और पूर्वजों के आगे भी पूर्वज क्यों लगाया जाता है, आप समझिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो पंचम भाव का मालिक जब भी लगन के अंदर आकर बैठता है, तो इनके दादाजी ने, इनके परदादाओं ने कुछ ना कुछ साधना की होती है। अगर केतु से कनेक्ट हो जाता है ये, तो इनके नाना जी ने कुछ ना कुछ साधना की होती है, जिस साधना का ये लोग फल आज बैठकर भुगत रहे होते हैं। और वो नक्षत्र के अंदर भी आपको वो कनेक्शन जरूर देखने मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव का मालिक लगन के अंदर आकर बैठा हुआ है। केतु से अगर कनेक्ट हो जाए, अगर केतु उसके नक्षत्र के अंदर, पंचम भाव के नक्षत्र के अंदर अगर आकर केतु बैठ जाए, तो नाना से आ रहा है आपको ये आपको नाना के फैमिली से आ रहा है। अगर यहां से राहु कनेक्ट हो जाए तो दादाजी से आ रहा है। राहु और केतु दोनों कनेक्ट हो जाए तो आपको दोनों तरफ से ब्लेसिंग आ रही है। आप समझ रहे हैं? इस तरीके से आप पेंडिंग कर्मा को स्लोली वन बाय वन डिकोड करने की कोशिश करते हैं, और तब जाकर आप एक तथ्य पर आते हैं कि यार ये चार्ट के अंदर हो क्या रहा है, एंड यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस चार्ट। यू विल ऑलवेज सी दिस थिंग्स। और इसीलिए आप देखेंगे ना कि अगर घर वाले बहुत अच्छे दिखते हैं तो बच्चे भी अच्छे दिखने लग जाते हैं सडनली। ये खाली जेनेटिक्स नहीं होता है, इसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और आप बहुत बार ऐसा केस देखेंगे कि हो सकता है कि पेरेंट्स अच्छे ना दिखते हो, बट उनके बच्चे जो होंगे ना, वो पेरेंट्स जैसा थोड़ा थोड़ा तो स्वभाव लेंगे, ऑफ कोर्स उन्हीं के बच्चे हैं, बट उनके अंदर आपको कोई ना कोई दादाजी का एलिमेंट, या दादी का एलिमेंट, या नाना का या नानी का एलिमेंट देखने मिलेगा। वो खूबसूरत हो जाएंगे।
एंड दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। कि अगर अगर इसीलिए मैं हर एक इंसान से कहना चाहूंगा कि अपने पेरेंट्स की, मैं पूरे दिन चिल्ला चिल्ला के इसीलिए बोलता हूं कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो तो पंचम भाव को संभाल पाओगे, तभी जाकर बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। नवम भाव को संभाल के रखो, फादर की रिस्पेक्ट करो। पंचम भाव को संभाल के रखो, फादर के प्रोफेशन की किसी भी प्रकार से फादर, क्योंकि पंचम भाव जो होता है वो बेसिक फादर को रिप्रेजेंट करता है। आप देखिए पंचम भाव जो होता है वो सूर्य का क्यों है, और सूर्य जो है पंचम भाव के अंदर वो अपने से छठे जाकर क्यों दिग्बली होता है, वो फादर के प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि फादर के प्रोफेशन के अंदर फादर को कितना भाग्य मिल पाएगा, फादर के प्रोफेशन के अंदर फादर को कितना भाग्य मिल पाएगा। आपके पंचम भाव के अंदर जब भी राहु केतु आकर बैठ जाएंगे और अगर ये अच्छी स्थिति के अंदर होते हैं तो आप फादर का बहुत सडन राइज देखेंगे। See, if the father, I cannot tell you this. If the father is abusive, what to do? You have to understand. इसीलिए तो ये सेशन हम कर रहे हैं कि आपको समझना चाहिए कि मेरे पास्ट लाइफ के कर्म हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं मैं आकर भुगत रहा हूँ। क्योंकि अगर मेरे ये कर्म नहीं होते तो मुझे ये फादर नहीं मिलते। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी मेरे साथ ऐसा ना करें, तो वो कर्म से आपको दूर हटना पड़ेगा। आपको अपने माइंड को समझाना पड़ेगा, अपने माइंड को बेवकूफ़ बनाकर चलिए। इसी चीज को आप मैरिज पर अप्लाई करके देखिए। जैसे मैंने आपको कहा कि लगन जो होता है आपका, वो आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। पंचम जो होता है, किसी भी भाव से पंचम, वो आपके फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी भाव से नवम, वो आपके पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी भाव उठाकर देख लीजिए। अगर आपको एक पर्टिकुलर भाव को डिकोड करना है, इफ यू वांट टू डिकोड वन पर्टिकुलर भाव, उस भाव को पकड़िए, उससे पंचम देखिए। उसके पंचम के अंदर अगर अच्छा ग्रह आकर बैठा हुआ है, इसका मतलब पास्ट से रिलेटेड अच्छे कर्म किए हैं। नवम के अंदर अगर खराब ग्रह आकर बैठा हुआ है तो समझिए कि पास्ट के अंदर अच्छे कर्म किए, बट फ्यूचर के अंदर गलत कर्म होने के चांसेस बनते हैं। और उस सर्किट के अंदर जो भी गलत प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, उनके कारक तत्वों को छोड़ते जाइए, तब जाकर आप अपने लाइफ के अंदर आगे बढ़ पाएंगे। राइट। अब इसी चीज को आप समझिए कि सप्तम भाव जो आपकी शादी को रिप्रेजेंट करता है, सप्तम से अगर आप नवम भाव जाएंगे तो आपका तीसरा भाव आएगा, आपका काम त्रिकोण आएगा। और सप्तम से जब आप पंचम भाव के ऊपर जाएंगे तो आपका 11वां भाव आएगा। मतलब आपकी शादी का जो फ्यूचर है वो आपके 11वें भाव से आप देखेंगे, और आपकी शादी का जो पास्ट है वो आप अपने तीसरे भाव से देखेंगे। अगर तीसरे भाव, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंसल्टेशन के लिए आता है और अगर मुझे बोलता है कि मेरे कि मेरी शादी बिल्कुल अच्छी नहीं गई और शादी के अंदर बहुत पीड़ा देखने मिल रही है, क्या मैं डाइवोर्स ले लूं? अगर कोई इंसान आकर बोलता है कि शादी मेरी अच्छी नहीं चल रही है और क्या मैं डाइवोर्स ले लूं इस शादी के अंदर से, अब अगर मुझे दिख रहा है कि तीसरे भाव के अंदर अच्छा ग्रह आकर नहीं बैठा हुआ है और 11वें भाव के अंदर अगर बहुत बेनिफिक प्लैनेट आकर बैठा हुआ है, तो मैं ऐसे इंसान को पूरे पूरे हिसाब के साथ कहता हूं कि आप रुकिए शादी के अंदर। आप अभी अपना पिछले जन्म का कर्म भुगत चुके हैं अब 11वें भाव के अंदर, क्योंकि ये जैसे वो कॉन्सेप्ट है कि आपका आने वाला कल अच्छा है। क्योंकि लगन से भी पंचम आप देखोगे तो वो आपका आने वाला कल है, वो आपके बच्चे हैं। सप्तम भाव से पंचम देखोगे तो 11वां भाव बनता है, वो आपका आने वाला कल है। इसीलिए आप देखेंगे कि 11वें भाव के अंदर जब भी आपको मेलिफिक प्लैनेट्स देखने मिलते हैं, तभी आप देखेंगे शादी के अंदर आपको विघन देखने मिलेगा, शादी के अंदर आपको खराबी देखने मिलेगी। 11वां भाव जब भी प्लैनेटरी वॉर के अंदर चला जाएगा, आपको शादी के अंदर प्रॉब्लम देखने मिलेगी ही मिलेगी। दीज आर सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और तीसरे भाव के अंदर जो भी प्लैनेट आकर बैठेगा वो पर्टिकुलर पूर्व पुण्य आपने किया हुआ है प्लैनेट को लेकर। राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, किसी के तीसरे भाव में मेलिफिक आकर बैठा हुआ है, 11वें भाव के अंदर बेनिफिक आकर बैठा हुआ है, तो ऐसे इंसान को आप कहेंगे कि तीसरे भाव के अंदर क्योंकि बेनिफिक आकर बैठा हुआ है, इनिशियल स्टेजेस जो हैं शादी के वो अच्छे चल सकते हैं। इनिशियल स्टेजेस ऑफ मैरिज विल बी वेरी लवी डवी, वेरी गुड। बट 11वें भाव के अंदर अगर मेलिफिक आकर बैठे हुए हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि आगे जाकर ये शादी के अंदर मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, और कहीं ना कहीं ये मेरा ही कर्म है। और हम हर प्लैनेट के अनुसार हम कर्म को भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे, दैट बेसिक कर्म यहाँ पर क्या हो सकता है। नक्षत्र और वो सब के अंदर अभी नहीं जाएंगे, बट बेसिक कर्म को डिकोड करने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। राइट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। नाउ यू सी दैट थर्ड हाउस के अंदर फॉर एग्जांपल किसी के शनि देवता आकर बैठ गए, और 11वें भाव के अंदर किसी के बृहस्पति आकर बैठ गए अच्छे सिचुएशन के अंदर। अब ऐसा इंसान आकर बोल रहा है यार शादी के अंदर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है। शनिदेव के कारक तत्व, आपने अपनी शादी के पूर्व के अंदर क्या किया हुआ है, तो वो पूर्व पुण्य जैसे ही आप भुगत लेंगे, उसके बाद आपका बृहस्पति का फेज आएगा। शादी आगे जाने के बाद बहुत अच्छी हो जाएगी। शादी आगे जाने के बाद आपको बृहस्पति वाला रिजल्ट देखने मिलेगा। राइट। इनिशियल स्टेजेस पे हो सकता है मैरिड लाइफ खराब हो, बट आगे जाकर अच्छी हो जाएगी। इसीलिए 11वें भाव के अंदर जब भी बेनिफिक प्लैनेट्स आकर बैठ जाते हैं, ये आपकी शादी को ऑटोमेटिकली अच्छा बनाता है, क्योंकि ये ग्रह एक दूसरे पर 50-50% इफेक्ट डालते हैं। तो सप्तम भाव के मालिक को देखकर कभी ऐसे नहीं बोलना है कि सप्तम भाव का मालिक कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है, शादी अच्छी जाएगी। नहीं, सप्तम भाव का मालिक भले ही कुंडली में अच्छा बैठा हो, 11वें भाव के अंदर अगर 2 मेलिफिक आकर बैठ गए, 2 से ज्यादा मेलिफिक आकर बैठ गए, शादी के अंदर प्रॉब्लम देखने मिलेगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये डराने की बात नहीं है कि आपकी 11वें भाव के अंदर अगर मेलिफिक आकर बैठे हुए हैं तो आपकी शादी खराब हो जाएगी। आपको ये पता होना चाहिए कि इन पर्टिकुलर प्लैनेट से रिलेटेड मैंने गलत कर्म किए हैं और
अभी मुझे ये गलत कर्म नहीं करने फिर से। फॉर एग्जाम्पल 11वें भाव के अंदर सूर्य अगर आकर बैठ गया तो पिछले जन्म के अंदर पार्टनर के ऊपर पावर दिखाने की कोशिश की, पिछले जन्म के अंदर पार्टनर को डोमिनेट करने की कोशिश की, पिछले जन्म के अंदर क्या करने का कोशिश किया, पार्टनर के ऊपर सूर्य बनने की कोशिश की, माथे बैठने की कोशिश की पार्टनर की। तो आपको ये जन्म के अंदर पता होना चाहिए कि अगर मेरे 11वें के अंदर सूर्य आकर बैठा हुआ है तो मुझे कोई ना कोई ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो। पर आपको इस चीज को बैलेंस करके चलना होता है, बैलेंस करके आपको पता होना चाहिए कि ये बैलेंसिंग फैक्टर बन जाता है। राहु देव आकर बैठे हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए 11वें भाव के अंदर राहु देव आकर बैठते हैं तो आपको पार्टनर फेमस मिल सकता है, आपको पार्टनर कोई ऐसा मिल सकता है जो कि सोसाइटी जिसको सोसाइटी जो होती है बहुत ज्यादा प्रेज करे अगर ये राहु अच्छा बैठा हुआ है तो। नहीं तो आपको कोई ना कोई ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो कि बहुत ज्यादा कांड करता है। बृहस्पति अगर 11वें भाव के अंदर आकर बैठा हुआ है तो आप देखेंगे पार्टनर आपको अच्छा मिलेगा। यू विल ऑलवेज फाइंड द पार्टनर विच इज गुड। जो आपको आपको कैसा पार्टनर मिलेगा, आपको कोई तो इन्फ्लुएंशियल पार्टनर मिलेगा, आपको कोई पार्टनर मिलेगा जो कि जिसको लोग मानते हैं, जो धर्म का प्रचार करने की कोशिश कर रहा है। अब इसके अंदर कंजंक्शन को भी इसी तरीके से ट्रीट करिए। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर और सन साथ में आकर बैठ गए, जुपिटर और सन आपके 11वें भाव के अंदर जाकर बैठ गए तो आपको पता होना चाहिए कि पार्टनर बृहस्पति जैसा होगा और सूर्य जैसा भी होगा, मतलब वो धार्मिक भी होगा और कहीं ना कहीं वो प्रीच करने की भी कोशिश करेगा। अगर आप उसको इस जन्म के अंदर भी तकलीफ देते हो तो आपका क्या खराब होता है, आपका मोक्ष खराब होता है जो कि आपके 12वें भाव को रिप्रेजेंट करता है। तो जब तक आप उस 11वें भाव की चीजों को भुगतोगे नहीं तब तक आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा। चंद्रमा अगर 11वें भाव के अंदर आकर बैठा है तो आपको देखने मिलेगा कि मेरा पार्टनर थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग है, पार्टनर जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चंद्रमा क्योंकि फ्लक्चुएटिंग प्लैनेट है, आर्टिस्टिक पार्टनर आपको देखने मिलेगा। और यही चीज तीसरे भाव के अंदर भी अगर चंद्रमा है तो आपको आर्टिस्टिक पार्टनर देखने मिलेगा। यू विल फाइंड द पार्टनर विच इज आर्टिस्टिक, जिसके अंदर आर्ट के आपको सारे संबंध देखने मिलेंगे, राइट क्योंकि वो भी क्या है, वो आपके पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं। बट फॉर एग्जाम्पल किसी के तीसरे भाव के अंदर भी मेलिफिक आकर बैठ जाए, 11वें भाव के अंदर भी अगर मेलिफिक आकर बैठ जाए और अगर बेनिफिक का प्रभाव यहां पर ना हो तो शादी में पिछले जन्म के अंदर भी खराब कर्म किए, क्योंकि सप्तम से नवम भाव जो होता है वो आपका तीसरा भाव बनता है, वो आपके पिछले जन्म को रिप्रेजेंट करता है, वो आपके पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से लगन से नवम भाव जो आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है वो आपके पास्ट है, लगन से पंचम भाव जो आपके फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है वो आपका फ्यूचर है, वो आपके बच्चे हैं। उसी तरीके से सप्तम से जब आप नवम भाव 9 हाउसेज अवे जाते हो तब तीसरा भाव आता है और तीसरे भाव के अंदर अगर मेलिफिक बैठे हुए हैं तब आपने पिछले जन्म के अंदर खराब कर्म किए हैं तो आपको वो कर्म को भुगतना है। अगर आप उस पर्टिकुलर कर्म को भुगत जाते हैं तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा, यानी कि आपका 11वां भाव आपको अच्छा देखने मिलेगा, राइट। तो इन चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है। यही आप देखेंगे 11वें भाव के अंदर अगर शनि देव आकर बैठे हुए हैं किसी के, शनि और मंगल की युति हो जाती है तो आपको समझना चाहिए कि मुझे इस जन्म के अंदर जो मैं भुगत रही हूं उसको मुझे बैलेंस करके चलना है, या भुगत रहा हूं मुझे बैलेंस करके चलना है उस चीज को। और मुझे उस चीज को, शादी को उस तरीके से ही ट्रीट करिए स्टार्टिंग से शादी को उसी तरीके से आपको ट्रीट करना है कि यू नो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पार्टनर कैन बी एग्रेसिव, पार्टनर कैन गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ ट्रबल, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पहले से ही दायरा मेंटेन करके रखिए, पहले से ही डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए शादी के अंदर। कभी आपको ये गलतियां नहीं करनी है शादी के अंदर कि यार यू नो दैट जाकर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि जो मेरे शनि मंगल और अफ्लिक्ट हो जाए। और इसके अंदर भी अगर आप उससे रिलेटेड गलत कर्म करते हैं, स्पेशली मैं मेल्स के लिए कहना चाहूंगा, देखिए कितनी भी आप मानिए या नहीं मानिए, कोई माने नहीं माने मुझे उससे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सत्य को कहना चाहता हूं। हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर रहते हैं, ठीक है, जहां पर मेल इस दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं। लड़कियां नहीं जा रही बुर्ज खलीफा का काम करने के लिए, लड़कियां नहीं जा रही हैं कुछ भी मीनियल काम करने के लिए, मेल डोमिनेटेड। और ये मैं सही या गलत नहीं कहना चाहता हूं, ये दुनिया ऐसी ऑपरेट कर रही है, बस इसका समझना इतना ही है खाली। स्पेशली अगर आप मेल हो और अगर आपके 11वें भाव के अंदर मेलिफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं और अगर आप उस पर्टिकुलर मेलिफिक प्लैनेट से रिलेटेड अपनी फीमेल, अपनी वाइफ को अगर तकलीफ देते हो तो मतलब आपका कार्मिक डेट, आपका नरक जाना या फिर आपका कहीं ना कहीं 12th हाउस के अंदर जाना तय है और अच्छी स्थिति के अंदर ना जाना तय है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। जो डोमिनेटिंग पोजीशन पे होता है ना वही ज्यादा गलत कर्म कर सकता है। यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। लड़कियों के कुंडली के अंदर फॉर एग्जाम्पल शनि और कोई खराब प्लैनेट अगर 11th हाउस के अंदर खराब योग के अंदर बैठे हुए हैं, राशि भी खराब आ गई 6 8 12 की और खराब तरीके से बैठे हुए हैं, राइट, तो फिर आप देखेंगे कि फिर भी कम पॉसिबिलिटी है कि वो उससे रिलेटेड खराब कर्म करे, क्योंकि मेल एज अ सोसाइटी के अंदर ही डोमिनेटिंग है। तो वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ हो जाएगा यहां पर। बट अगर यही लड़के के केस में अगर बैठा हुआ है तो आप देखेंगे कि उसने वैसे ही खराब कर्म की है, तो उसकी वाइफ अगर उसको थोड़ी सी तेज मिल जाती है, वाइफ अगर उसको थोड़ी सी, तो उसको वो कर्म को एडजस्ट करके चलना पड़ता है, राइट। दैट इज वॉट इट इज ऑल अबाउट। तो शादी के अंदर तीसरे भाव के अंदर बेनिफिक बैठा है तो स्टार्टिंग के अंदर तो बहुत लवी डवी, 11वें भाव के अंदर अगर मेलिफिक बैठा हुआ है तो आगे जाकर प्रॉब्लम आ सकती है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट हाउ यू हैव टू यूटिलाइज दोस प्लैनेट्स, राइट।
यही अगर सूर्य 11वें भाव के अंदर आकर बैठे हैं तो आप देखेंगे, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, सूर्य 11वें भाव के अंदर आकर बैठे हैं तो आप देखेंगे जरूर के पार्टनर आपको डोमिनेटिंग ट्रेट्स का मिल सकता है, और ये डोमिनेशन आपके शादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे डोमिनेट नहीं करना है, मुझे डोमिनेट नहीं होना है, मुझे बैलेंस मेंटेन करना है। मून आकर बैठा हुआ है तो आर्ट और डांस को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका अपने पार्टनर के साथ आर्टिस्टिक रिलेशनशिप है किसी भी प्रकार से, आप किसी आर्ट को साथ में फॉलो कर रहे हो, आप दोनों म्यूजिक को पसंद करते हो, आप दोनों मेडिटेशन को पसंद करते हो, आप दोनों साथ में घूमना पसंद करते हो, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम करेगा। बट अगर नहीं, तो आपको समझना चाहिए कि मेरे पार्टनर के मन में क्या चल रहा है और मैं मेरे पार्टनर को मन से किस तरीके से सपोर्ट कर सकूं, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम चंद्रमा से आएगी। यही अगर मंगल बैठा हुआ है तो साथ में आकर आपको क्या, आपने पिछले जन्म के अंदर क्या किया, आपने पिछले जन्म के अंदर अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश की, तो इस जन्म के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग पार्टनर मिलना है, वो तय है। यू हैव स्ट्रॉन्ग पार्टनर मिलने ही वाला है। इसके अंदर अगर आपका लग्नेश अगर बली बैठा हुआ है, अगर आपका सप्तम भाव का मालिक बली बैठा हुआ है, तो आप भी स्ट्रांग होंगे, और दोनों स्ट्रांग स्ट्रांग हो गए तो क्या होगा, डाइवोर्स होगा। सिंपल बात है इतनी सी। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहां पर बोलना है, मुझे कहां पर नहीं बोलना है, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। यही अगर आप देखेंगे 11वें भाव के अंदर बुध अगर आकर बैठा हो तो शादी अच्छी चलेगी, और अगर शादी अच्छी नहीं चल रही है तो बुध के कारक तत्वों को शादी के अंदर बढ़ाइए, बात करिए, कम्युनिकेशन करिए, हंसी मजाक करिए, कॉमेडी शोज के अंदर जाइए। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ 11वें भाव के अंदर बुध बैठा है, पार्टनर को कॉमेडी के शोज के अंदर लेकर जाइए, बुध को एक्टिवेट करिए कहीं ना कहीं, राइट। एंड दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। यही अगर आप देखेंगे शुक्र अगर बैठा हुआ है, और अगर आप बिल्कुल ही रोमांटिक नहीं है, आप बैठे हुए हैं, बहुत सारी कुंडलियों के अंदर मैं देखता हूं कि बिकॉज लोग जो होते हैं वो पास्ट के अंदर अटके हुए होते हैं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को 100% नहीं दे पाते हैं। और ये इससे ज़्यादा गलत और कुछ हो ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा गलत और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप देखेंगे कि दिस इन दिस पर्टिकुलर प्लेसमेंट यू विल ऑलवेज सी दैट कि पार्टनर तो आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, बट आप वो एक्सपेक्टेशन पर कहीं ना कहीं खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि आप पास्ट के अंदर अटके हुए हैं। जिनकी कुंडली का लग्नेश अफ्लिक्ट हो जाए, 12वां भाव अफ्लिक्ट हो जाए, नवम भाव, अष्टम भाव अफ्लिक्ट हो जाए, तो किसी चीज़ को लेकर बैठे हुए हैं। मैंने कई सारी ऐसी मैरिजेस देखी हुई है जो कॉल पर आकर बोलते हैं कि हमारी शादी को हो चुके हैं 10 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, बट मैं उस पर्टिकुलर इंसान से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। आप समझिए, आप अपना भी जीवन खराब कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर का भी जीवन खराब कर रहे हैं। और बेसिक नेसेसिटी होती है शादी की। आपको अभी तक वैराग नहीं हुआ है, आपको अभी तक आपको ना सैल्वेशन नहीं हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पार्टनर को ये पर्टिकुलर चीज़ें पसंद है और मुझे ये पर्टिकुलर पार्टनर को चीज़ देनी है, क्योंकि नहीं तो शादी नहीं करनी चाहिए आपको। अगर आपको पता है कि मुझे ये नहीं करना है तो आपको शादी आधा अधूरा किसी भी चीज़ के अंदर मत जाइए, आधा अधूरा किसी भी चीज के अंदर मत जाइए, क्योंकि अगर आप आधा अधूरा किसी भी चीज के अंदर जाएंगे ना तो फिर आप सामने वाले की लाइफ कहीं ना कहीं खराब कर देते हैं। दिस गोज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। और फिर क्या होता है कि फिर वही इंसान कहीं ना कहीं बाहर ढूंढने की कोशिश करता है चीजों को, और फिर आपका रिलेशनशिप खराब होता है। तो आपको बिट्रेड तो फील होगा, बट फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने अपना 100% दिया नहीं कहीं ना कहीं। एंड दैट इज वॉट इट इज ऑल अबाउट। आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए 11वें भाव के अंदर शुक्र बैठा हुआ है तो दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरे भाव के अंदर शुक्र बैठा है, सप्तम भाव के अंदर शुक्र बैठा हुआ है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ट्रैवल, रोमांस इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तीसरे भाव का मालिक अगर शुक्र बनकर बैठ जाए, सप्तम भाव का मालिक अगर शुक्र बनकर बैठ जाए, 11वें भाव का मालिक अगर शुक्र बनकर बैठ जाए, तो भी आपको पता है कि दिस हैज टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। इसके बिना शादी चलेगा नहीं। इसके बिना आप भले ही करिए, आप संन्यास लेकर देखिए। मैं हर एक इंसान से कहता हूं, अगर शादी की है तो धर्म पूरा निभाइए, और अगर शादी नहीं की है ना तो मत करिए फिर शादी। अगर आप ये सब नहीं कर, अगर आपको इच्छा ही नहीं है, क्योंकि शादी के अंदर आने के बाद लोग बहुत सारी बार लोग बोलते हैं कि यार अभी मुझे नहीं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर पार्टनर अग्री करता है किसी भी प्रकार से, तो आप उन पर्टिकुलर कारक तत्वों को छोड़ सकते हैं। इसीलिए बेसिक काल पुरुष कुंडली की आप बात करके देखिए, बेसिक आप काल पुरुष कुंडली की आप यहां पर बात कर देखिए कि सप्तम भाव के नेचुरल सिग्निफिकेटर ही आपके शुक्र बनते हैं, चाहे आप कुछ भी करिए, राइट। यही अगर सैटर्न अगर आपके 11वें भाव के मालिक बन जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हार्डशिप्स आएंगी। और ये अगर इसकी स्थिति नवांश के अंदर देखनी है आपको, ठीक है, इसीलिए मैं हर एक को रेकमेंड करूंगा, कल ही मैं इस वीडियो को सेव कर दूंगा एस्ट्रो आईडी पर, तो पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि पॉइंट्स मिस मत करिएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में या जो एनर्जी मुझे बोलते जाती है वही मैं आपको बोलते जाता हूँ। मैं कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ सिस्टमैटिक व्यू में बोल रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ पाए, राइट। 11वें भाव के अंदर सैटर्न बैठा हुआ है किसी का। अब अगर आप बोलेंगे कि 11वें भाव के अंदर मेलिफिक आकर बैठा है, मेरी तो शादी खराब होने वाली है, हार्डशिप्स होने वाली है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यही अगर नवांश के अंदर सैटर्न वर्गोत्तम होकर बैठा है, यही अगर नवांश के अंदर सैटर्न अगर अच्छी सिचुएशन के अंदर बैठा हुआ है, तो आप जरूर ये चीज पाएंगे कि आप वो हार्डशिप को ओवरकम कर पाएंगे, आप एक दूसरे को समझ पाएंगे।
यही अगर राहु आकर बैठा हुआ है, राहु का डिस्पोजिटर अगर अच्छा बैठा हुआ है, राहु अगर नवांश के अंदर अच्छी स्थिति के अंदर बैठा हुआ है, तो आप देखेंगे इनिशियल स्टेजेस के अंदर आपको शादी के अंदर अपने प्रॉब्लम देखने मिलेगा, बट आगे जाकर वो प्रॉब्लम आप कहीं ना कहीं सॉल्व करेंगे। 11वें भाव का अंदर जो प्लैनेट बैठा है और तीसरे भाव के अंदर जो प्लैनेट बैठा हुआ है, उन दोनों की ही स्थिति अगर नवांश के अंदर खराब हो जाए, अगर दोनों ही मेलिफिक हो जाए, ऐसे केसेस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले को आप एडवाइस कर दो कि शादी अगर बहुत खराब चल रही है तो डाइवोर्स ले लीजिए, क्योंकि अभी आपका काम नहीं चलने वाला है। या फिर डाइवोर्स अगर नहीं ले रहे हैं तो झेलने की क्षमता कहीं ना कहीं बढ़ा दीजिए। या फिर अगर भगवान ने आप पर कृपा की है, भगवान ने अगर आप पर कृपा की है, आप एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, पति अगर फॉरेन लैंड में रह रहा है, भगवान कृपा इसी तरीके से करते हैं, प्रभु इसी तरीके से कृपा करते हैं कि आपको अगर शादी के अंदर मेलिफिक प्लैनेट्स मिले तो आप यहां पर रह रहे हो और पति और पत्नी कहीं ना कहीं फॉरेन के अंदर रह रहे हैं काम के लिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन डाइवोर्स हो नहीं रहा और आप अपने कहीं ना कहीं कर्म को भी भुगत रहे हो, राइट? दैट इज हाउ इट वर्क्स। केतु अगर आपके 11वें भाव के अंदर आकर बैठा है तो आप डिटैचमेंट का एक हमेशा डिटैचमेंट का एक एलिमेंट आप देखेंगे शादी के अंदर, कि आपको कभी ऐसा 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 आपको महसूस होगा कि यार ये मेरा 100% मेरा पार्टनर मुझे क्यों नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि आपने क्या किया है, आपने पिछले जन्म के अंदर इतना काम किया है, इतना कर्म किया हुआ है कि आपने अपने पार्टनर को टाइम नहीं दिया हुआ है। केतु इन थर्ड, मतलब आपने क्या किया है, अपने पिछले रिलेशनशिप के अंदर आपने ये काम किया है। सी, थर्ड हाउस इज द पास्ट ऑफ योर मैरिज एंड 11th हाउस इज द फ्यूचर ऑफ योर मैरिज, एंड पास्ट एंड फ्यूचर विल ऑलवेज बी कनेक्टेड बिकॉज योर फादर एंड योर चाइल्ड विल ऑलवेज बी कनेक्टेड, जस्ट लाइक यू आर कनेक्टेड टू योर पितृज, योर मैरिज इज ऑल्सो कनेक्टेड, राइट? इसीलिए खराब कर्म, इसीलिए आपको जब पता होना कि यार मेरे ये घर के अंदर ये प्लैनेट्स बैठे हैं, तो मुझे पता होता है सामने वाले को भी आपको ये बोलना है, दोनों लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, दोनों लोग चीजों को समझ रहे हैं, तो आपको पता होगा झगड़ा कई हद तक कम हो सकता है, क्योंकि शनिदेव बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। आप डिसिप्लिन बना लो। आपकी लव मैरिज हुई है, किसी के 11वें भाव के अंदर सूर्य और राहु की युति हो जाती है, और आपके 11वें भाव के अंदर फॉर एग्जाम्पल मंगल आकर बैठ जाए, किसी प्रकार से कोई क्रूर ग्रह आकर बैठ जाए, तो आपको पता है कि ये दोनों ही डोमिनेटिंग है, आपको पता है कि दोनों एक दूसरे को समझने नहीं पाते किसी प्रकार से, बट आपने लव मैरिज कर ली, तीसरे भाव की स्थिति अच्छी थी क्योंकि पास्ट को देखते हुए, राइट? क्योंकि रिलेशनशिप अच्छा चल गया आपका। अब आपको समझना है कि एक दायरा मेंटेन करना है आप लोगों को, कि मैं इस इंसान से अच्छे तरीके से ही बात करूंगा और ये मेरे से अच्छे तरीके से ही बात करेंगी, हम कुछ शब्दों का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, हम इस प्रकार से ही हमने हमारी शादी को आगे लेकर जाएंगे, हम किसी गुरु को फॉलो करेंगे। आपको पता होनी चाहिए ये चीजें। तो इसीलिए तो कुंडली मिलान बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता होता है कि भले ही आप लव मैरिज कर रहे हो, भले ही आप लव मैरिज कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि इन चीजों के हम दोनों चीजें ध्यान रखेंगे, इन चीजों का, ताकि हम हमारी लाइफ के अंदर फ्रस्ट्रेशन ना क्रिएट हो, हमारी लाइफ के अंदर ऐसी दुर्बलता ना क्रिएट हो जाए कि हम कुछ कर ही ना पाए, वो शादी को बचा ही ना पाए। क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी 11वें भाव के अंदर मेलिफिक प्लैनेट आकर बैठ जाएगा तो आप डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, और मोस्टली प्रॉब्लम ही डोमिनेशन का है कि सामने वाला इंसान किसी दूसरे को समझना ही नहीं चाहता, सामने वाला इंसान किसी दूसरे का पर्सपेक्टिव ही नहीं देखना चाहता, वो सिर्फ इतना ही देखना चाहता है कि मैं किस तरीके से इसको कंट्रोल कर लूं। एंड दैट इज वॉट इट इज ऑल अबाउट। और यही सेम स्थिति प्लैनेट की आपको नवांश के अंदर देखनी है। नवांश के अंदर अगर प्लैनेट की स्थिति अच्छे तरीके से अगर बैठी हुई है तो आपको ये डाइवोर्स नहीं देगा, आपकी शादी चल जाएगी। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। बट अगर इंसान की नियत ही खराब है, लग्नेश अगर खराब है, इसलिए तो धर्म त्रिकोण बहुत इंपॉर्टेंट, लग्नेश अगर खराब होकर बैठा हुआ है तो उस आदमी का शादी में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो तो वैसे ही चीट करने वाला है, और अगर वो वैसे ही चीट करने वाला है तो फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ भी करो जीवन के अंदर, कुछ भी करो, चीटिंग मत करो, नहीं तो काम पूरा नहीं हो पाएगा आपका, आपका डिजायर पूरी नहीं हो पाएगी, आप जी ही अपने डिजायर के लिए रहे हो। मुझे एक बहुत बड़ा इंसान अगर बनना है और अगर मैं दुनिया भर में चीटिंग कर रहा हूं तो मैं अपने काम त्रिकोण को खत्म कर रहा हूं। और अगर मैं पेरेंट्स के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा हूं तो फिर आप देखिए मैं मेरे भाग्य को खत्म करता हूं। मैं ऐसा क्यों करूं? मैं कभी ऐसा नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए। पेरेंट्स के साथ A1 बिहेवियर चाहिए, पार्टनर के साथ भी A1 बिहेवियर चाहिए। भले ही आपको अपना पार्टनर छोड़कर जा रहा है ना, हाथ को जोड़कर आपको ये बोलना है कि भाई कि हमारा जो समय था बहुत अच्छा था, मैं आपको क्षमा करता हूं, आप मुझे क्षमा करो, कर्म से मुक्त होकर आगे निकलना है। क्योंकि आप समझिए कि डिजायर नहीं तो फुलफिल नहीं हो पाएगी, और डिजायर जब तक फुलफिल नहीं हो पाएगी आप देखेंगे जब तब तक आप 12वें भाव तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए मैं हर एक इंसान को कहता हूं, ये मैं ऐसे ही नहीं बोलता पूरे दिन कि पैसा बहुत कमाओ, पैसा कमाओ, क्योंकि 11वां भाव ही पैसे का है। अगर आप पैसा नहीं कमाओगे और आप अगर डेथ बेड पर बैठे हो, आपके मन में अगर रह गई इच्छा कि यार मुझे तो लैम्बोर्गिनी खरीदनी थी या फिर मुझे इस पर्टिकुलर जगह पर जाना था और मैं नहीं जा पाया, तो आप फिर से उस इच्छा को कंप्लीट करने के लिए इस धरती पर जन्म लोगे, क्योंकि आपने अपने काम त्रिकोण की रिस्पेक्ट नहीं की। तो अपनी इच्छाओं को पूरा करो, और किसी का अगर हक मार कर पूरा करोगे तो फिर आप देखो चीटिंग हो जाती है वो फिर से। तो फिर उसके लिए तो दोनों बहुत बैलेंस के अंदर चलता है। तो 3, 7 और 11 को कुंडली में किस तरीके से देखना है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपसे, राइट? और ये चीजों को जब आप लाइफ के अंदर अप्लाई करके देखोगे ना तो लाइफ बेटर बनते जाएगी। अब अगर आपके 11वें भाव के अंदर मेलिफिक प्लैनेट आकर बैठा हुआ है, अगर आपके 11वें भाव के अंदर मेलिफिक प्लैनेट आकर बैठा हुआ है
तो इससे डरने की बात नहीं है। इसके अंदर आपको ये समझना है, इसके अंदर आपको यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये पर्टिकुलर प्लांट अगर मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट करेगा तो इसके कारक तत्वों से रिलेटेड मुझे अपने आप को बैलेंस करना है, और इसके कारक तत्वों से रिलेटेड मुझे गलती नहीं करनी, और सामने वाला अगर गलती कर रहा है तो उसको सिर्फ एक ही शर्त पर बोलना है कि मुझे सूर्य 11वें भाव के अंदर आकर बैठा हुआ है, तो आप डोमिनेटिंग है, आपका पार्टनर भी डोमिनेटिंग होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पार्टनर तू मुझे डोमिनेट मत कर, मैं भी तुझे डोमिनेट नहीं करूंगा, हम इस दायरे के अंदर चलेंगे। दायरे के अंदर चलने से, एडजस्टमेंट करने से ही आपके जीवन के कर्म खत्म होते हैं, छोड़कर जाने से जीवन के कर्म खत्म नहीं हो सकते। हाँ, और सेल्फ रिस्पेक्ट तो आपको रखना ही होता है, बट अगर पार्टनर ऐसा ही कुछ हो जाए कि बहुत ही खराब, तो फिर आई डोंट नो, देन आई डोंट नो व्हाट टू से, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स, राइट। जो भी प्लैनेट 11वें भाव के अंदर बैठा है उसकी रिस्पेक्ट करो, शुक्र की रिस्पेक्ट करो अपने शादी के अंदर, अपने शादी के अंदर बृहस्पति की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि बेनिफिक प्लैनेट ही आपको संभाल सकते हैं, और बेनिफिक प्लैनेट इसीलिए क्यों अच्छा काम करते हैं, क्योंकि बृहस्पति को शादी के अंदर, बृहस्पति अगर अच्छा होता है किसी का तो वो चीटिंग नहीं करता कभी, वो दूसरे लड़कियों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा, उसकी जो बंदी होगी वो दूसरे लड़कों को आंख उठाकर नहीं देखेगी। बृहस्पति अच्छा होगा, बुध अगर अच्छा होगा तो सामने वाले को पता होगा कि कब मैरिज के अंदर चुप रहना है और कब मैरिज के अंदर बोलना है। आप देखेंगे जब भी दो पार्टनर झगड़ रहे होते हैं ना, तो एक को चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को समझना चाहिए कि अब मैं मेरी बुद्धि का प्रयोग करूं, सामने वाला अब गुस्से में है, तो बुध अगर प्रयोग करेंगे तो क्या किस समय पर बोलना है, आप अच्छी चीजें बोल पाएंगे। अगर बुध खराब हो जाता है ना, तो इंसान गलत समय पर गलत चीजें बोलता है। ये मैंने अक्सर इसके वजह से शादियों को टूटते हुए देखा है। शादी के अंदर कोई खराब चीज नहीं थी, बट जस्ट बिकॉज बुध खराब बैठा था, तो इसने ऐसे सेंसिटिव टाइम पर कुछ बोल दिया कि सामने वाले के ब्रेन को ट्रिगर कर दिया। इसीलिए मैं बोलता हूँ वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कल जो हमने डिस्कस किया था, राइट। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। दूसरा आप देखेंगे कि अगर चंद्रमा की बात करें तो फीलिंग तो होनी ही चाहिए आपकी शादी के अंदर, चंद्रमा का उतना ही इंपॉर्टेंस है। अगर आपके शादी के अंदर इमोशन ही नहीं है, अगर आपके शादी के अंदर फीलिंग नहीं है, तो आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर पाएंगे। जबकि मैं खुद ही बोलता हूँ प्यार जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, बट देयर हैज टू बी इन्वॉल्वमेंट, एंड इन्वॉल्वमेंट फॉर मी इज मून, राइट। एंड इन्वॉल्वमेंट with a lot of responsibility, and when we talk about responsibility, सैटर्न का यहाँ पर महत्व आ गया, तो आपके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। राहु जब यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर राहु की जरूरत नहीं होती। शादी के अंदर इल्यूजन नहीं चाहिए, शादी के अंदर क्लैरिटी चाहिए, शादी के अंदर इल्यूजन नहीं चाहिए, शादी के अंदर क्लैरिटी चाहिए आपको। सो राहु के कारक तत्वों को जितना हो सके कम करिए। इसीलिए राहु जब 11वें भाव के अंदर, सप्तम भाव के अंदर, तीसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाता है ना, तो पार्टनर को ऐसे इंसान से कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, क्योंकि ये कंप्लीट तरीके से दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसको समझ ही नहीं पाएगा कि मेरे पार्टनर को चाहिए क्या। ऑलवेज यू विल सी दिस। राहु इन द थर्ड हाउस बहुत कारक है, आपको प्रोफेशन के अंदर राइज दे देगा, आपको अपने कर्म के अंदर राइज दे देगा, आपको लोगों से बात किस तरीके से करना है, मैनिपुलेशन के अंदर राइज दे देगा। बट शादी के अंदर तो वो खराब कर रहा है ना सिचुएशन, तो आपको समझना है कि मेरा, तो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करना है। राहु इल्यूजन का कारक है कि मैं मेरे पार्टनर को समझूं, मेरा पार्टनर कहना क्या चाहता है, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। काम त्रिकोण वही मेरी इच्छा होनी चाहिए, आप समझ रहे हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे शुक्र का सेक्सुअल थिंग्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्सुअल एक्टिविटीज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैरिज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैरिज। अगर वो चीजें नहीं होंगी तो सप्तम भाव, तीसरा भाव नहीं काम करेगा आपका, आपकी मैरिज के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी। पर आपको समझना भी यही है। इसीलिए मैं बहुत सारे कंडीशन के अंदर देखता हूं, जब सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती है ना, पार्टनर एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं। आप समझिए, आपने डिसाइड कर लिया अगर आपको किसी के साथ रहना है तो आपको जीवन भर उसके साथ, अगर यू नो देयर इज, देखिए कोई फोर्स नहीं कर सकता इस लाइफ के अंदर आपको, बट मैं बहुत केसेस के अंदर देखता हूं तो आप क्या कर रहे हो, शुक्र से रिलेटेड आपका ऋणानुबंधन वैसे ही रह गया, फिर कहीं ना कहीं चीजें खराब हो गई। तो मैं कभी किसी को नहीं कहता कि सिर्फ एक रीजन, कैसे मल्टीपल रीजन है तो बात अलग हो जाती है, बट सिर्फ एक रीजन है सामने वाले का कि सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो रही है, शुक्र खराब हो गया आपका उसी दिन पर, एंड काम त्रिकोण आपका खराब हो गया, वो काम उत्तेजना आपको फिर से आना पड़ेगा, फिर से भुगतना पड़ सकता है वो चीज़ों को आकर, राइट। तो सेक्सुअल एक्टिविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। और अगर इंसान बोलता है कि मुझे नहीं, तो मैरिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पार्टनर को पसंद है, आपको नहीं पसंद है, तो फिर आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर आएंगे। उसके अलावा ही राहु केतु के सिग्निफिकेशन को हम ले नहीं रहे, शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करता है, शुक्र देवता होते हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज को, चंद्रमा जो होते हैं आर्टिस्टिक फील्ड को, इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, बुध देवता जो होते हैं वो आपके किस समय पर आपको बोलना है, किस समय पर नहीं बोलना है, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बृहस्पति जो होते हैं अगेन, वो आपकी ऑडेसिटी कितनी है आपके अंदर सही बातें करने की, या सही रास्ता बताने की, या फिर किस तरीके से आप एथिकल हो सकते हैं, उन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, राइट। So this is how you analyze marriage, this is how you analyze a त्रिकोण, and this is how you try to see overall things in your chart। के चार्ट आपको बताना क्या चाह रहा है और चार्ट आपके साथ क्या चीज़ें शेयर करना चाह रहा है। और पेंडिंग कर्मा के लिए, जो भी लोग पेंडिंग कर्मा स्टडी करना चाहते हैं, मैं कोर्स के अंदर ये चीज़ें लाऊंगा, बट जो भी लोग पेंडिंग कर्मा को स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। अगर आप इन चीज़ों को इस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको
एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी बहुत कुछ अच्छी चीज़ें देखने मिलेंगी और आप पॉजिटिव अप्रोच की तरफ बढ़ पाओगे। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी ग्रह की स्थिति खराब नहीं होती है, वो आपके पिछले जन्म से आप लेकर आए हो, वो चीज़ें आपको भुगतनी है। जब आपको पता हो कि मेरी कौन से ग्रह की स्थिति अच्छी है, अगर आप उस अच्छी स्थिति को अगर आप अपने आप के अंदर अगर कहीं ना कहीं संभालो, तो आप जीवन के कर्म को बहुत ईजिली काट सकते हो, राइट? दैट इज़ वॉट इट इज़ ऑल अबाउट। एंड मैं हाथ जोड़कर सभी लोगों से कहूँगा, रोज केसेस आते हैं चीटिंग के, रोज केसेस आते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, रोज केसेस आते हैं कहीं ना कहीं अब्यूजिव सिचुएशन के। झेल नहीं पाएंगे आप चीज़ों को, आप समझिए। और क्योंकि आगे जाकर कर्म अगर खराब हो गया तो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। आप उस इंसान से जाकर पूछिए जो जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, जो रोज प्रयत्न कर रहा है किसी ना किसी चीज़ को जाकर, रोज हसल करने की कोशिश कर रहा है। रेगुलरली अ पर्सन इज गोइंग एंड रेगुलरली अ पर्सन इज ट्राइंग टू हसल फॉर समथिंग एंड ही इज नॉट गेटिंग दोज थिंग्स। वो मन के अंदर पीड़ा उत्पन्न करता है, आप समझिए। ये मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं कि बेसिक काम लोग नहीं कर पा रहे हैं, बेसिक कॉल सेंटर का जॉब भी नहीं लग पा रहा है। क्यों? क्योंकि काम चीटिंग इतनी कर ली है पिछले जन्म के अंदर कि ये जन्म के अंदर फिर से चीटिंग करेंगे, फिर से धोखा पाएंगे, राइट?